आज हम लोगों का देखो नया चैप्टर है। कल वन शॉट के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। देखो क्या होता है कि जैसे अपन ने पहले भी ये बात पढ़ी, जैसे अपन पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को हमने एज ए साइंस एज एन आर्ट से कंपेयर किया। तो जैसे प्रिंसिपल फॉलो होते हैं एज एन आर्ट में, वैसे प्रिंसिपल फॉलो होते हैं हमारे किसके अंदर? मैनेजमेंट में। जैसे प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो होते हैं साइंस में, ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो किसी भी चीज के प्रिंसिपल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों, प्रिंसिपल को बोलते हैं सिद्धांत, उन सिद्धांतों के हिसाब से चलना पड़ता है। और वो सिद्धांत ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा और बन गए। एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटेशन, एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस पर बेस्ड होकर वो प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप बात समझ गए। मैं कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि पुराने मैनेजर्स ने जो भी मैनेजमेंट किया होगा, जो उनके पास सिचुएशंस आई होंगी, उन सिचुएशंस को देखकर अपना एक सिद्धांत बना लिया होगा कि हाँ, इस सिचुएशन के अंदर हमें इस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, और वो ऐसे एकदम नहीं बनते। बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होता है तभी बनते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात बताता हूं। एक सिद्धांत है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मैं उड़ना चाहूं, अगर इंसान उड़ना चाहे तो ऐसा तो है नहीं कि अपने पीछे पंख लगा देगा और उड़ जाएगा। उसको हवाई जहाज से उड़ना पड़ेगा या हेलीकॉप्टर से उड़ना पड़ेगा, है ना। हम पंख लगा के नहीं उड़ सकते। ये बात कैसे पता लगी? ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में हवाई जहाज बन गया होगा। तो हवाई जहाज बनाने के लिए भी जब शुरू में जब आप इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ोगे ना कि कैसे इन्वेंशन हुआ हवाई जहाज का, तो शुरू में क्या था कि एक जब नामो निशान नहीं था कि हाँ कोई ऐसा कोई विमान हो सकता है जो कि हवा में उड़े, तो एक आदमी ने क्या काम किया कि अपने पीछे है ना पत्तों के पंख लगा दिए, जोर से भागा, खाई में कूदा, उसको लगा मैं उड़ जाऊंगा। जैसे पंछियों के पर होते हैं वो फड़फड़ा के उड़ जाते हैं, तो इसको भी लगने लगा कि मैं फड़फड़ा के उड़ जाऊंगा, लेकिन वो गिर गया खाई में और मर गया। तब पता लगने लगा कि हाँ यार ऐसा तो काम नहीं बनेगा। फिर उसने कोई दूसरे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी वो सक्सेस नहीं किया। फिर करते करते शुरू में क्या बने थे? ग्लाइडर्स बने थे। ठीक है, ग्लाइडर बना था बहुत बड़ा, एक ऐसी चीज बनी थी जिसके अंदर पंखा लगा के, इंजन लगा के उसको उड़ाया, थोड़ी सी दूरी पे उड़ाया, फिर पता लगा हाँ ऐसे हम उड़ सकते हैं। फिर करते करते रिफॉर्म होता गया तो जाके ये प्लेन बन पाया। तो कोई भी जब प्रिंसिपल बनता है, कोई भी इन्वेंशन होता है, तो वो 1 मिनट का खेल नहीं होता। उसमें एक लॉन्ग ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, लॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होता है, तब जाके हमें पता लगता है कि अच्छा ये है क्या। समझ रहे हो? जस्ट अ सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देख, अब मैं आपको देखो एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, तो इसमें लिखा है द प्रिंसिपल आर ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन एंड एक्शन। ठीक है, दीज गाइडलाइंस आर डिराइव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आगे ना बात कि ये गाइडलाइन ऐसे नहीं मिलती, एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से मिलती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। अब आपको मैं बात बताता हूं। अब इसमें एक बात बताइए कि ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताई थी जब मैनेजमेंट एज ए साइंस में पढ़ा रहा था। तो उसमें मैं आपको बताया था जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, आपने बॉल फेंकी ऊपर तो वो नीचे गिरेगी, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर चली जाएगी। वो चाहे आप इंडिया में करो, चाहे अमेरिका में करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, पूरी धरती पे कहीं पे भी करोगे, बॉल ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट से कंपेयर करता हूं तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, वो वैसे वाले प्रिंसिपल नहीं है जैसे कि आपके प्योर साइंस के होते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, चाहे यहां चाहे अमेरिका में। ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिचुएशन टू सिचुएशन बदल जाते हैं, क्योंकि हम किससे इंटरेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स कहते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कहते हैं कि हम इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग से, और ह्यूमन बींग के सबके नेचर अलग अलग है।
तो स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है कि हमने एक ह्यूमन बीइंग के साथ जैसा व्यवहार किया दूसरे से भी वैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर का नेचर अलग है। आज जैसे मान के चलो अगर हमारी क्लास के अंदर एक आर्यन बैठा है तो मैं जैसा आर्यन से बिहेव करूं वैसे ही रेहान से करूं और दोनों एक जैसा रिएक्शन मुझे देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के नेचर अलग अलग है। तो बिजनेस के अंदर भी ये चीज है, वो कहते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर करने जा रहे हो तो वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको बदलना पड़ेगा। ये सोचो कि प्रिंसिपल ऐसा बना दिया तो स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है, हर जगह हम इसको फॉलो कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम डिटेल में जाएं, वो तो देखो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि प्रिंसिपल्स होते क्या है मैनेजमेंट के। तो दो बड़े बड़े महान जो है पर्सन रहे हैं जिन लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, एक थे हेनरी फ्योल, इन्होंने 14 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए, और एक थे FW टेलर जिनका पूरा नाम है फेडरिक विंसले टेलर। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। हेनरी फ्योल ने कौन से दिए? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए। एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल किसने दिए थे, टेलर ने या फिर फ्योल ने या ट्योल ने या नन ऑफ दिस। अब ट्योल तो कोई है ही नहीं, है ना, फ्योल का और टेलर का मिक्सचर कर दिया ट्योल। अब ट्योल क्या होता है? कुछ ही नहीं होता है, नन ऑफ दीज वो हो नहीं सकता। अब हेनरी फ्योल है या टेलर है, तो 14 प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव तो फ्योल नहीं दिए, तो आप फ्योल को टिक लगा कर आएंगे। तो आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटिव इन्होंने दिए तभी ना, अब जिनको पता नहीं है वो तो टेलर पे टिक लगाएंगे। FW टेलर का मतलब है फेडरिक विंसले टेलर, उनका फुल फॉर्म नाम की, और उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। तो 14 प्रिंसिपल जो सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो हेनरी फ्योल के पढ़ाने जा रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फ्योल साहब सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। फ्योल साहब के पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने एक ही बात बोली थी कि किसी भी काम को अगर आप करने जा रहे हो, है ना, कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो तो उसको आपको टास्क में डिवाइड करना जरूरी है। अगर हम सोचें कि काम को टास्क में डिवाइड नहीं करेंगे तो वो काम जो है ना, तो काम वो कंप्लीट पूरा नहीं हो पाएगा आपका, अगर आप उसको क्या कहते हैं ना, अगर टास्क में डिवाइड नहीं करते हो तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैरिज सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करना है, आप इवेंट मैनेजर हैं और मैरिज सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि एक मैरिज सेरेमनी के अंदर क्या क्या कामों की जरूरत होती है। कैटरिंग की जरूरत होती है, डेकोरेशन की जरूरत होती है ना, कपड़े खरीदने हैं, कार्ड बांटने हैं, ठीक है, बड़े सारे काम होते हैं। तो कार्ड बांटने का काम एक को दे दो, कैटरिंग का काम किसी और को दे दो, डेकोरेशन का काम किसी और को दे दो, म्यूजिक डीजे का काम किसी और को दे दो, क्योंकि जो काम जिसमें एक्सपर्ट है आपको वही काम करवाना पड़ेगा उसी पर्सन से। तो पूरे सेरेमनी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा टास्क के अंदर। तो क्या बोलते हैं इसको? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलाइज्ड टास्क। ये स्पेशलाइज्ड टास्क डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलाइज्ड टास्क, ये वर्डिंग लिखनी जरूरी है, तभी बात समझ में आएगी। याद रखने के लिए कहते हैं, वो मैंने एक वो है ना, एक कहावत भी है, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन मैंने यहां पर क्या बात बता दी? जिसका काम उसी को बांटे, बांटे, है ना, याद रहे, जिसका जो काम है उसी को बांटो आप। जो जिसके काम में स्पेशलाइज है वो वही काम बढ़िया कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखो अब ये अपन पढ़ेंगे आगे कि इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें दो चीजें कि फॉलोड करो या नॉट फॉलोड करो। ठीक है, तो इसके बाद देखो, अब आती देखो बात यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क में, अगर फॉलो करते हो तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का बेनिफिट मिलता है, एफिशिएंसी मिलती है। फॉलो नहीं करते हो तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, यही होता है ना। अब देखो, अब आती देखो बात यहां पर कंपनी के केस के अंदर मैं बात करूं तो देखो डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। तो ये चीज है, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू डिफरेंट टास्क रिजल्ट इनटू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव आउटपुट। इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा, एफिशिएंट मिलेगा, है ना। तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो इसके ऊपर केस स्टडी है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, अब आती है देखो बात यहां पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पैरिटी होनी जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पिक्चर से देख सकते हो, हर कोई उंगली उठाता है, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से लिखा है ना।
अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि आप में कोई भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बढ़िया सा एग्जाम्पल दूंगा, देखो आपके स्कूल गई आपकी मैडम, आप अगर मॉनिटर हैं तो आपको अथॉरिटी देके जाती है कि कोई भी बच्चा शोर मचाता है तो आप उसको पनिशमेंट कर सकते हो, ठीक है, चाटा भी मार सकते हो, ठीक है। अब आपके पास अथॉरिटी है, अब अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आप पता क्या करोगे, मैडम अथॉरिटी दे गई क्लास को चुप कराने के लिए, किसी बच्चे को पनिशमेंट दो, बात बात पे पनिशमेंट दोगे, फिर क्या काम करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, सरबड़ फोड़ दोगे, किसी को डस्टर मारोगे, किसी को कुछ, मैडम आएगी और भाई मैम ने तो बोल दिया था, है मैम आप ही तो बोल के गए थे। तो आपने अपने क्या काम किया, आपने अपनी अथॉरिटी का गलत यूज किया क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। और अगर मान के चलो मैडम अथॉरिटी देके नहीं जाती, केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे जाती है आपको, क्लास चुप रहनी चाहिए, और नहीं रही तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, लेकिन किसी बच्चे को मारना मत। अब आप सर पीटोगे अपना, भाई किसी बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, क्लास भी चुप रहनी चाहिए, मैडम कि ये आप ने ये जिम्मेदारी तो मुझे मत दो, मैं ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं है। जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी? नहीं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो सकती अथॉरिटी के बिना। अथॉरिटी अगर ज्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो अथॉरिटी में आप अनड्यू एडवांटेज उठाओगे, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा आपका। यही बात लिखवाई है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आगे लिख सकते हो, ग्रीन कलर से लिखवाया मैंने, राइट टू गिव ऑर्डर को अथॉरिटी कहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको परफॉर्म करना, असाइन टास्क को, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बात बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी यहां तक की। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म्ड। ठीक है, प्रॉपरली परफॉर्म करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक ज्यादा हो गया, लिखा है ना, देखो अथॉरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट पहले ऊपर वाला पढ़ो, अथॉरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स द पर्सन इनइफेक्टिव। यानी अथॉरिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी विदाउट अथॉरिटी तो इससे मेक्स द पर्सन इनइफेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ओके, अब देखो यहां पर मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं कि अगर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अपॉन वर्कर्स ड्यूटी, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दोगे तो हर वर्कर की ड्यूटी फिक्स है कि भाई इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेगा। मम्मी आपको घर पे काम देके जाती है, घर छोड़ के जाती है आपके भरोसे, कोई चीज टूट जाएगी, मम्मी वापस आके पूछ रही है किसने तोड़ी है, तो भाई बहन ऐसे बोलते हैं मम्मी इसने, ऐसे मम्मी इसने तोड़ी। अब मम्मी बोलते किसको किसने तोड़ी। स्कूल में भी ऐसे होता है, स्कूल की ट्यूबलाइट टूट गई क्लास की, किसने तोड़ी, ठीक है, तो या तो सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं हमने तोड़ी हमने तोड़ी, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मैम बोलती है अब सबको सजा मिलेगी। और यहाँ पे सब कैसे चल रहे हैं, मैम इसने 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 एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर सबको सजा मिलेगी क्योंकि डिसाइड तो हो नहीं सकता ना। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को देके जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप ही जिम्मेदार हो, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। फिर इसके बाद देखो आगे क्या बात आती है, इसके बाद आगे की बात देखें, अगर अपन आगे की बात देखो तो क्या लिखा हुआ है, एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर कैन नॉट परफॉर्म। रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा दोगे, अथॉरिटी नहीं होगी, फेल। एक्सेस अथॉरिटी पावर, वर्कर में मिसयूज इट, और ज्यादा हो जाएगी तो वर्कर क्या करेगा, अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। तो पेरिटी होनी जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन से क्या मतलब है, देखो डिसिप्लिन से क्या मतलब है, लिखा है फॉलो टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर द सिस्टमेटिक वर्किंग। इसके ऊपर मैंने आमिर खान की एक क्लिपिंग दिखाई थी। उस मूवी में पता है क्या चीज बताई थी, उस मूवी में एक बात बताया था कि आमिर खान एक ऐसी फैक्ट्री चलाता है जहां पर सारी लेडीज सिलाई बुनाई करने का काम करती हैं। मूवी का नाम था हम है राही प्यार के।
तो उसमें क्या था कि ये कंगाल हो जाता है, इसकी कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचते, वर्कर को पैसे, इनफैक्ट सैलरी देने के पैसे नहीं बचते, तो ये एग्रीमेंट करता है उनके साथ, बोलते एग्रीमेंट करता है, एक तरीके से कमिट करता है, अभी तो मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है ना, लेकिन मैं आपसे कमिट करता हूं, आप अभी फ्री में काम करो, जिस दिन मेरी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बोनस के साथ आपकी सैलरी लौटाऊंगा। तो अगर डिसिप्लिन हो गया बिजनेस के अंदर, अगर अच्छा डिसिप्लिन है, तो वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं और कल को आपको बेनिफिट मिलता है, तो उस डिसिप्लिन के तहत आपको वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को पूरा करना चाहिए और सैलरीज को देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कमिटमेंट। ठीक है, यहां तक बात? तो यही चीज इसमें बताई है कि ऐसा करने से क्या होता है, डिसिप्लिन की लैकिंग से क्या नुकसान होंगे, रूल्स रेगुलेशन डिसोबे हो जाएगा, बैड रिलेशन हो जाएगा मैनेजमेंट में, गुडविल डाउन हो जाएगी, ये तो हो जाएगा डिसिप्लिन की लैकिंग से नुकसान। और फॉलो करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, स्मूथ एंड इफेक्टिव वर्किंग, गुड रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, अच्छी गुडविल होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात क्लियर हो गई कि उसको फॉलो करने के क्या बेनिफिट है और नहीं करने के क्या बेनिफिट है। उसके बाद डिसिप्लिन वाली बात भी समझ में आ गई आपको, डिसिप्लिन भी मैंने आपको समझा दिया, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपको उस चीज को मानना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो अब तक अपन ने 3 चीजें कर ली। कौन कौन से 3 कर लिए, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर हमने किया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने किया डिसिप्लिन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड। पिक्चर से बात समझ में आ रही है। एम्प्लॉय है, अगर आपके 2 बॉस होंगे, एक बॉस जो है एक हाथ खींचेगा, दूसरा हाथ खींचेगा, आप बेचारे कहां जाओगे। पहले तो एक आपको एग्जांपल देता हूं, हटके ऑर्गेनाइजेशन से हटके एग्जांपल। मम्मी ने आपको कुछ ऑर्डर दिए कि बेटा ये काम करना है, पापा ने आपको ऑर्डर दिया नहीं आपको ये काम करना है, तो आप गुस्से में आके क्या काम करते हो, पापा मम्मी को चिल्ला के बोल देते हो, उनको पता है यही आते हैं, पहले तो डिसाइड कर लो करना किसकी बात है, बात किसकी माननी है पहले तो डिसाइड कर लो, ऐसे गुस्से में आके बोलते हो। मम्मी आप कुछ बोलते हो, पापा कुछ बोलते हो, पर तुम लोग डिसाइड कर लो आपस में करना किसकी बात है ना। ऑर्गेनाइजेशन में सेम होगा। अगर 2 बॉस है, मैंने इस पर आपको अपना पर्सनल एग्जांपल भी बताया था कि टैक्स डिपार्टमेंट की जब मैं सीए की ट्रेनिंग दे रहा था तो टैक्स डिपार्टमेंट वाले अलग बात करते थे कि ये रिटर्न फाइल कर दे, और अकाउंटिंग वाले अलग बात करते थे कि ये इसकी ऑडिट कर दो। तो बड़ा परेशानी हो जाती थी कि किसकी बात माने किसकी नहीं माने। तो ऐसे केस के अंदर किसी भी आपको ये एक अपना प्रिंसिपल बना के चलना है कि किसी भी एम्प्लॉय के 2 बॉस नहीं होने चाहिए, कमांड हमेशा एक जगह से आना चाहिए, है ना। एक एम्प्लॉय के ऊपर, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने लिखवाई थी। रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली। अगर इसके फायदे क्या होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नुकसान क्या होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, वर्क में डिले होगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब आती है बात, देखो यहाँ पर कि नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें किस डायरेक्शन पे मूव करना है, हमारा एम क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव है, सेल्स टारगेट आपका एम है, आपकी एम क्या है। जैसे जियो का टारगेट क्या था, मार्केट को कैप्चर करना शुरू में, फिर उसने अपना टारगेट बनाया प्रॉफिट मोटिव का। तो पहले प्रॉफिट मोटिव नहीं था इनका, पहले क्या था, मार्केट को कैप्चर करना एम था। अब इसको अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से हटके एग्जांपल दूं तो वो यही है, हॉकी मैच वाला, चक दे इंडिया। अब चक दे इंडिया का एग्जांपल से समझ लो, अगर कोई हॉकी मैच खेल रहे हो तो जैसे टीम ए है और टीम बी है, आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम के अंदर, टीम ए टीम बी। तो टीम ए टीम बी क्या काम करती हैं, ये चीज देखती हैं, टीम ए के जितने भी प्लेयर हैं उन सबका एक ही गोल है कि हॉकी से गोल कर देना दूसरे बी की तरफ, और बी वाले जितने भी भाग रहे हैं उन सबका क्या एम है कि जितने भी भाग भाग के गोल कर देना किसकी तरफ, ए की तरफ, है ना। तो ये इनके एम रहते हैं। तो डायरेक्शन डिसाइड किया ना, जो वहां का कैप्टन है, ए टीम का जो कैप्टन है वो बताएगा कि भाई आपको इस वे में भागना है, ऐसे भागना है कि गोल सबको इस तरीके से एक टारगेट लेना है कि गोल हम बी को पिक कर दें, जाके बी वालों को क्या करना है, ए की तरफ गोल कर दें, है ना। तो ये एक डिसाइड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपका गोल क्या है ना। तो अब जैसे लिखा है, होंडा कंपनी प्रोड्यूसेस कार एंड स्कूटी, इट इज हैविंग 2 सेपरेट फंक्शन। ठीक है, बोथ कार एंड स्कूटी इस डिवीजन हैज इट्स ओन गोल एंड प्लान। ठीक है, हो सकता है कि आपकी कंपनी एक हो लेकिन डिवीजन 2 है, तो दोनों डिवीजन के अपने अपने गोल होंगे। ठीक है,
तो अब आप समझ गए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमको हमको ये डायरेक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमको जाना किस तरफ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बाद देखो अब आपके पास आ रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पता है किसका एग्जांपल दिया था, बॉर्डर मूवी का, है ना। तो बॉर्डर मूवी के अंदर सन्नी देओल ने डांट लगा दी थी कि वो उसने कहा था कि मेरी माँ को जो है कैंसर है ना, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। तो उसने बोला था कि देख, अगर सोल्जर ये सोचने लग जाएगा कि हर सोल्जर की माँ की तबीयत खराब है, पत्नी की तबीयत खराब है और जाने लग जाएगा तो तो ये देश तो खतरे में पड़ जाएगा। तो उसने ये चीज़ सीख दी थी कि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद परिवार है। सोल्जर्स को ये बात सिखाई जाती है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ, है ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका सबऑर्डिनेट पे है, जनरल इंटरेस्ट आपका सबसे ऊपर है। इंडिविजुअल मत सोचो कंपनी वालों, कंपनी में एम्प्लॉय करने वालों, तुम अगर इंडिविजुअल के बारे में सोचोगे ना, अपने बारे में सोचोगे तो कंपनी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचो कि कंपनी का फायदा हो रहा है इसलिए ओवर टाइम करना पड़ेगा तो करेंगे, पैसे मिल रहे हैं ना आपको एक्स्ट्रा, लेकिन ओवर टाइम करने का, अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की एक अपॉर्चुनिटी आई है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने का एक मौका आया है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम भी देना पड़ेगा, तो कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये चीज़ मैं बताई थी मैंने आपको उस मूवी की क्लिपिंग दिखा के, है ना। और डिटेल में चाहते हो तो आप डिटेल वीडियो जाके देख सकते हो। बात यहाँ पर है कि हमको कंपनी के इंटरेस्ट को पहले सोचना है, खुद के इंटरेस्ट को एम्प्लॉय को बाद में सोचना है, ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा उनके फीड करना है एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो यही बात अपन ने सीखी थी यहाँ पे। फिर आती है बात फेयर रेमुनरेशन की। अब फेयर रेमुनरेशन से क्या मतलब है? फेयर रेमुनरेशन का मैं आपको मैंने एग्जांपल दिया था सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई को कितना सैलरी मिल रही है, ठीक है, और कितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो सुंदर पिचाई को जो सैलरी मिल रही है, क्या वो ज़्यादा मिल रही है कि कम मिल रही है? सुंदर पिचाई को जो सैलरी मिल रही है ना, वो बेस्ट सैलरी मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है, ना ज़्यादा दो ना कम दो। ठीक है, सुंदर पिचाई को ना ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना कम मिल रही है, उसकी जो कैपेबिलिटी है ना उतनी सैलरी उसको मिल रही है। तो फेयर रेमुनरेशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि आपके अगर बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉय है तो आप उसको उतनी सैलरी दो जिसके लिए वो कैपेबल हो, ना ज़्यादा ना कम। कम सैलरी दोगे टिकेगा नहीं, ज़्यादा सैलरी दोगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, इतना तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है जितनी आप उसको दे रहे हो सैलरी, तो कोई मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपको कैसे सैलरी देनी है, जिसके लिए वो कैपेबल है उतनी सैलरी आपको उसको देनी है। तो लिखवाया भी है, पे शुड बी फेयर एंड सेटिस्फाइंग टू बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इतनी सैलरी देनी है हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फेयर रेमुनरेशन वाली बात भी समझ में आ गई। अगर देखो फेयर रेमुनरेशन दोगे, हायर मोटिवेशन मिलेगा, बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर रहेंगे, है ना। अगर आप नहीं दोगे फेयर रेमुनरेशन तो मोटिवेशन की कमी आएगी, अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे मैनेजमेंट में और वर्कर में। फिर आती है बात हमारे पास किस चीज़ की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर फैमिली का एग्जाम्पल आपको दिया था, जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, जहाँ चाचा जी भी रहते हैं, है ना, जहाँ चाचा जी रहते हैं, ताऊ जी रहते हैं, पापा जी तो हैं ही, ठीक है। और साथ में क्या होता है, कोई भी डिसीजन अगर लेने जाना होता है तो दादाजी लेते हैं, वो सेंट्रलाइज रखी हुई है, उन्होंने अपनी पावर छड़ी लेके बैठे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें छड़ी लेके बैठे हैं दादाजी, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो दादाजी के पास जाओ। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो दादाजी के पास जाओ। जैसे जब भी मैट देखिए ना, जब भी मैट मूवी, उसमें दादाजी होते हैं ना, बैठे हुए होते हैं। कोई भी गड़बड़ करती हो, करीना कपूर आती है ऐसे चली जाती है घर से, फिर वापस लौट के आती है दादाजी के पास जाती है, डर जाते हैं वो। तो कोई भी डिसीजन है दादाजी के पास है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पावर है वो। अब क्या, दादाजी ने बोला भाई मैं तो बूढ़ा हो चला है, जीवन का भरोसा नहीं है, क्या पता कब बुलावा आ जाए। तो उन्होंने क्या काम किया, अब धीरे धीरे करके पावर्स किसको दे दी, पापा जी को, चाचा जी को, ताऊ जी को, सबको दे दिया अलग 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 पावर। अब क्या हुआ कि जब अलग अलग पावर दे चुके हैं तो बहुत बड़े कोई डिसीजन है तो दादाजी से पूछने जाएंगे, नहीं तो दादाजी की तबियत भी अलाउ नहीं करती साहब। अब तो उन्होंने क्या काम कर दिया, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया। बोले अपने डिसीजन छोटे मोटे खुद ही ले लिया करो, मेरे से मत पूछा करो। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा।
तो कंपनियों में भी ऐसा ही होता है। कंपनी क्या काम करती है, कई बार तो हेड ऑफिस ही अपने पास सारी पावर रखता है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड पावर। और कई बार क्या होता है कि हेड ऑफिस ये कहता है कि मैंने ब्रांच को, अब अलग अलग जो मेरे ऑफिस हैं उनको मैंने पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया, छोटे मोटे डिसीजन वो खुद ही ले लेगी, है ना, ब्रांचेज है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो अपना डिसीजन है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। सिचुएशन जैसी हो वैसा आप अपना डिसीजन लो, ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मैंने मतलब बताया कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विद द टॉप मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब बताया, डिस्पर्जन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर अमंग मोर देन वन पर्सन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ ही गए। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इफेक्टिव डिसीजन होगा, ठीक है, लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर भी, क्योंकि उनको क्या होगा, डिसीजन लेने की आदत बन जाएगी। फिर क्या होगा, मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज देखो क्या होता है कि पापा मम्मी अगर आपके भरोसे घर छोड़ के जाते हैं, तो बाहर जा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि तुम लोग घर पर हो अकेले, तो अब डिसीजन ले लेना, ये लो पैसे। तो अब आपको क्या लगेगा, घर में अच्छे तरीके से आपने 10 दिन मैनेज कर लिया, तो आप में भी क्या लगेगा, हाँ यार हम भी घर को संभाल सकते हैं, ठीक है। पापा मम्मी ने मान लो तुम्हें कोई दे दिया कि ले बेटा ये पैसे हैं, जाके बैंक में जाके जमा करा के आ जा। उस दिन जब तुम पहली बार, मुझे नहीं पता अब तक तुम बैंक में पैसे जमा कराने गए कि नहीं गए, लेकिन अगर पहली बार अगर बैंक में पैसे जमा कराने गए होगे तो एक अलग एनर्जी आई होगी कि हाँ यार आज हमने बैंक में खुद पैसे जमा करा दिए है ना। तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी फील होने लग जाती है, एक अलग ही सेल्फ मोटिवेशन आता है। तो ऐसा होता है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हो ना पावर, तो जिस भी ऑर्गेनाइज मतलब जिस भी ब्रांच को, जिस भी एम्प्लॉय को आपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया है, तो उनमें एक अलग एनर्जी का एक जो है ना चलता है। तो उससे क्या होता है कि कल को वो धीरे धीरे करते करते उनमें इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि आप उनके भरोसे कोई भी ब्रांच को, कोई भी ऑफिस को छोड़ सकते हो, है ना। मिस यूज ऑफ द पावर इन केस ऑफ 100% डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन अगर आपने 100% कर दी, 100% नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या होगा कि जब ताकत आ जाएगी तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, बोलेंगे अब तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, अब तो अपनी चलाओ, है ना। तो वो भी काम गलत है। तो ये तो था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आती है बात स्केलर चेन के ऊपर, है ना। स्केलर चेन क्या होता है कि ऐसा बोला गया है कि हमेशा चेन वाइज ही देखो, आप कभी भी जो सीईओ होगा ना, हर कोई आदमी सीईओ से नहीं मिल सकता। सीईओ से मिलने के लिए एक लेवल बना रखा है। सबसे पहले आप जो है ना, जैसे सी लेवल है, सी लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, सी लेवल वाले को बी लेवल को बोलना पड़ेगा, बी लेवल जाके ए लेवल को बोलेगा। ऐसे ही जो डी लेवल वाला पर्सन है, डी लेवल पहले ई लेवल को बोलेगा, ई लेवल ए लेवल को बोलेगा। तो ए लेवल से डायरेक्टली डी लेवल नहीं मिल सकता, सी लेवल डायरेक्टली ए लेवल से नहीं मिल सकता, लेकिन ये दोनों आपस में आराम से बात कर सकते हैं। सी और डी एक ही लेवल पर है, ये आपस में बात कर सकते हैं सीधा डायरेक्टली। बी और ई आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्योंकि वो एक लेवल पर है। तो क्या होता है कि जो एक लेवल के लोग हैं, वैसे तो देखो डी तक पहुंचने के लिए सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए ई को बोलेगा, ई डी को बोलेगा, ये स्केलर चेन का रूल है। लेकिन वो बोलते हैं जो लोग एक लेवल के हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में ये जो स्केलर चेन वाला कंसेप्ट होता है ना, ये खत्म हो जाता है और गैंग प्लैंक हो जाता है। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है, जो एक ही सेम लेवल की अथॉरिटीज हैं वो डायरेक्टली आपस में बात कर सकती हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो ये काम कर सकते हैं, शॉर्टकट अपना सकते हैं वो। नहीं तो आपको हमेशा चेन वाइज ही टॉप लेवल तक जाना होगा और टॉप लेवल भी चेन वाइज ही लोअर लेवल तक जाएगा। डायरेक्टली मोदी जी का दरवाजा खटखटा के हम नहीं बोल सकते, ठीक है, या मुकेश अंबानी के घर में, मुकेश अंबानी के यहाँ आप रिलायंस कंपनी में काम करते हो, ठीक है, डायरेक्टली मुकेश अंबानी को कॉल लगा दिया, मुक्कू भाई, अरे मुक्कू भाई दिवाली की छुट्टियां दे दे भाई, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आपको मुकेश अंबानी तक की बात पहुंचानी है तो आपको चेन वाइज पहुंचानी पड़ेगी। डायरेक्टली मुकेश अंबानी से अपने सारे एम्प्लॉय से बात नहीं करता, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं स्केलर चेन। लेकिन गैंग प्लैंक क्या होता है कि जहां पर एक लेवल के लोग डायरेक्टली इन द केस ऑफ इमरजेंसी बात कर सकते हैं। इसके वही बात आती है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ जो है इसके जो है डीमेरिट्स भी हैं। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यूनिटी ऑफ कमांड, कौन किससे बात करेगा, क्या नहीं बात करेगा, ये क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, डी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम सी ओनली, जैसे डी है वो सी से ही ऑर्डर रिसीव करेगा। आपको पता है आपका बॉस कौन है, आपको तो केवल उसी को ही रिपोर्ट करना है, नहीं तो क्या होता है 10-10 बॉस बन जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता। तो स्केलर चेन पे ही चलना चाहिए मामला। और अथॉरिटी, अगर स्केलर चेन नहीं होता तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती। लैक ऑफ यूनिटी, कमांड, अनहेल्दी रिलेशन ऐसे ही रहते हैं। हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मानेगा ही नहीं, कोई किसी को कुछ भी बक के जा रहा है तो मामला खराब है ना।
तो मेरे को पता है तू मेरा बॉस है क्या, नहीं मेरा बॉस तो वो है, मैं तो उसको जवाब दूंगा, ऐसी भावना आ जाती है फिर स्केलर चेन फॉलो करने से। और नहीं करोगे तो फिर वो क्या होगा, कोई किसी को भी डांट के जा रहा है, कोई किसी को भी फटकार रहा है, ठीक है। मुक्कू भाई को सीधा फोन कर दिया, मुक्कू भाई ऐसा क्या, मुक्कू भाई चाय पानी पीने क्यों नहीं आते घर पे, ऐसे क्या मुक्कू भाई को ये काम है क्या, ये क्योंकि मुकेश अंबानी सबके फोन अटेंड करता रहे चाय पानी के लिए है, फिर तो वो फोन ही अटेंड करता रह जाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आती है ऑर्डर। इट रेफर्स टू ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मैन मटेरियल विच इम्प्लाइज द फिक्स्ड प्लेस फॉर ईच एंड एवरी। मैंने आपको बताया था पहले भी, हर चीज़ हमारी ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, ठीक है। घर में क्या होता है, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, जैसे आप घर में आते हो स्कूल से, जब गर्मी होती है तो स्कूल से आते मम्मी ऐसी चला दो, ठीक है। और फिर क्या काम करते हो, टाई इधर बैग उधर, और फिर जुराबे जो अपनी होती है ना सॉक्स, ऐसे उठा के घुमा घुमा के ऐसे फेंकते हो, ठीक है। फिर अगले दिन सुबह उठते हो, मम्मी मम्मी टाई नहीं मिल रही, मम्मी सॉक्स भी नहीं मिल रही अब तो, और मम्मी मेरी सोशल स्टडीज़ की कॉपी कहाँ है, मम्मी मेरी मेरी अकाउंटेंसी की कॉपी कहाँ है। मम्मी बोलती है सॉक्स नहीं मिल रही, जा देख सोफे के पीछे पड़ी है, ठीक है। और जो टाई जो घुमा घुमा के डाली थी ना, वो सीधा बालकनी में गई थी, बालकनी में जाके देख, है ना। तो फिर तुम क्या टकरे मारते रहोगे, वो तो मम्मी है जो बता देती हैं। तो हम मम्मी तभी तो बार बार बोलती हैं, जब बेटा स्कूल से आओ तो बैग को अपनी प्रॉपर जगह रखो, ड्रेस प्रॉपर जगह रखो, हाथ मुंह धो, खाना खाने बैठो, और अपनी अलमारी में जो भी है, अलमीरा तुम्हारी जॉब पे भी है, उसमें तुम्हारी शेल्फ में प्रॉपर बुक्स पड़ी रहनी चाहिए। नहीं तो पता लगे अगले दिन एग्जाम है, उड़ गया और मम्मी मेरी अकाउंट्स की बुक नहीं मिल रही, मम्मी मेरी बिजनेस स्टडीज ही नहीं मिल रही अब तो, है। तो वो होती को वही है घर में, लेकिन आपने इधर उधर रख देते हो तो फिर वो चीज़ मिलती। तो मैनेजमेंट में भी ये चीज़ सिखाई गई है, हर चीज़ को ऑर्डर फॉर्म में रखो। कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख दोगे तो वो चीज़ जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीज़ वहाँ पे वो नहीं मिलेगी। तो ऑर्डर में बात आ गई, सिस्टमेटिक वर्किंग होता है, इससे कोई वेस्टेज नहीं होता टाइम का, ठीक है। और अगर आप नहीं करोगे इसमें तो डिसिप्लिन की लैकिंग, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये सब नुकसान होंगे, ठीक है। अब आती है बात प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की, बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर क्या बात बताई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में बताइए बात कि आपको जो है ना काइंडनेस रहनी चाहिए, एम्पैथी, जस्टिस रहना चाहिए, किसी तरीके का कोई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि ये तो सारे पंजाबी हैं साहब, मैं भी पंजाबी हूँ तो इसको ज़्यादा सैलरी दे दूंगा, ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए ज़्यादा सैलरी दे दूंगा, ठीक है। ऐसा ऐसा जो है ना, कहते हैं ना इसको, मतलब कास्टिज्म से पे बेस्ड हो के, या ये तो मेरी कास्ट का है, या तो ये तो हिंदू है इसको ज़्यादा दे दूंगा, ये मुस्लिम है इसको ज़्यादा दूंगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होना क्या चीज़ चाहिए, देखो जॉब के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और अपनी कास्ट वाला नहीं, ये तो सिंधी है ये पंजाबी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गोरा है ये काला है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी स्किल के हिसाब से काम होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। वहां नहीं देखा गया कि इंडिया का है या पाकिस्तान का है या ये बांग्लादेश का है या ये चाइना का है या भूटान का है। वहां पे क्या देखा कि इस आदमी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो इसलिए इसको सीईओ बनाना चाहिए। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या चीज होती है, क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करनी चाहिए, बराबरी का दर्जा देना चाहिए। वहां पर ऐसी फालतू की बातें नहीं चलती हैं, ठीक है। जिसके पास स्किल होगी उसको जॉब दो, ठीक है। मोटिवेटेड एंड सेटिस्फेक्शन रहता है, हेल्दी रिलेशन रहते हैं अमंग एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। और अगर ये नहीं होगा तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए उसको सफिशिएंट टाइम दो। मम्मी ने बोला कि बेटा अब से रोटी तू बनाएगी, ठीक है, या तू बनाएगा, लड़के और लड़की दोनों को रोटी बनानी आनी चाहिए, है ना। तो अब बोला, अब मम्मी ने आपको रोटी बनाने के लिए दे दी, ठीक है, आपने रोटी बनाई, रोटी तो बनानी, तो किसी ना किसी देश का नक्शा बन गया और पापड़ क्या है, मतलब जल गई रोटी, खाने लायक ही नहीं रही। अब मम्मी ने बोला कल से रोटी नहीं बनाएगी, तेरे को सजा मिलेगी, ऐसे नहीं होता। अब मम्मी को क्या चीज चाहिए, मम्मी को चाहिए पहले तुम्हें सिखाएं, फिर उसके बाद तुम्हें एक सफिशिएंट टाइम दें अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और फिर तुम नहीं उस सफिशिएंट टाइम पे नहीं सीख पाते हो तो तुम्हें पेनल्टी मिलनी चाहिए या जो पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर यही बात बोली गई है कि कोई भी एम्प्लॉय जब आप उसको ट्रेनिंग देते हो तो उसको एक सफिशिएंट टाइम दो अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत काम करके आ गया, कल से नौकरी से मत आना, यू आर फायर्ड, हायर फायर्ड, यू आर हायर्ड नाउ यू आर फायर्ड, ये चीज नहीं होती। हायर फायर वाली टेक्निक अपनाओगे तो कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर पाएगी, ठीक है। आप देख लो जिस तरीके से मुझे कंठस्थ याद हैं ये सारी बातें, ये किस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, बिना पढ़े याद है। कंठस्थ मतलब मुंह जबानी, बिना पढ़े। ऐसे ही आपको जब तक याद नहीं होगा, ये मान के चलो कि वहां पर
वहां पर आपके लिए सॉल्व करना, इसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलिए जी, अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों ये भी बात समझ में आई होगी। अब इसको भी जो फॉलो करने की, देखो ले दे के बातें सब में सेम ही है। फॉलो करने के बेनिफिट, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जॉब सिक्योरिटी बनेगी, गुडविल कंपनी की अच्छी होगी। नहीं करोगे तो अननेसेसरी लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, यानी आपके जो वर्कर्स हैं ज़्यादा छोड़कर जाएंगे। ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब आती है बात, देखो इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब यहाँ पर गब्बर इज बैक का मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई अच्छी बात करता है तो उसकी बात को तवज्जो देना चाहिए, ये ना सोच के कि उसकी पोस्ट क्या है, ये नहीं सोचना चाहिए। ये तू तो एम्प्लॉय है, तू क्या सजेशन देगा मुझे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे गब्बर इज बैक के अंदर एक सीन दिखाया था मैंने आपको, वो एक बोलता है कि भाई मेरे पास एक आइडिया है कि गब्बर को पकड़ने का। तो वो कहता है कि तू कौन है, तू कौन होता है बोलने वाला। वो हवलदार होता है, वो ये बात बोलता है अफसर्स को कि भाई जितने भी ऑफिसर बैठे होते हैं उनको बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है गब्बर को पकड़ने का। वो कहते हैं तू कौन है बोलने वाला, तू जा जाके समोसा लेकर आ, और है ना वो पीली वाली चटनी, हरी चटनी भी साथ लाइयो, याद है मैंने बताई थी बात ये। तो बस वो इस तरीके से बात बोल देता है ना। तो हमको उसको उड़ा देते हैं उसकी बात, जबकि उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। तो हमें क्या काम करना चाहिए, हमेशा वेलकम करना चाहिए किन चीज़ों का। अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन दे रहा है तो उसकी सजेशन को सुनो, अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करो, नहीं अच्छा लगता है तो उसको कुछ मत बोलो, लेकिन उसकी बात सुनो तो सही, शायद वो कुछ अच्छी बात बोल रहा हो, है ना। तो ये इनिशिएटिव होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए एम्प्लॉइज को, ताकि कुछ अच्छा प्लान बता रहे हो तो ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले। 14th प्रिंसिपल, लास्ट एंड द फाइनल प्रिंसिपल है, वो कहता है एस्पिरेट डी कॉर्प। एस्पिरेट डी कॉर्प का मतलब यही है कि हमें मिलजुल के काम करना है। मैंने केकड़े का एग्जांपल दिया था, इसके अंदर चींटियों का भी दिया था। केकड़े सब क्या करते हैं, ऊपर से चील आती है केकड़ों को खाने, वो केकड़े सारे मिलके उसके सारे पर काट देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिटी है। ठीक है, चींटियां होती हैं, चींटियों को है ना वो आता है, हाथी आता है। अब हाथी को लगता है, चींटियों को लगता है हाथी हमें दबा देगा, तो वो चींटियां का काम करती है, अपना एक गोला बना लेती हैं। गोला बना लेती हैं तो उनको लगता है हम इसकी सूंड में चले जाएंगे अकेले होंगे, तो जब गोला बना लेती हैं तो वो सूंड में जा ही नहीं पाती उसकी। याद होगा आपको वो एक वीडियो मेरा, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके उसको देख सकते हो मेरे डिटेल्ड वीडियोज में, उससे आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। इसलिए मैंने पिक भी डाल रखी है यहाँ पर उन्हीं सारी जो क्लिपिंग्स की। तो इसमें क्या बात बताइए, इट मीन्स यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन से करना है, टीम भावना से काम करना है, जिससे काम पूरा हो सके। ऐसा नहीं मैं अपनी गीत गा रहा हूँ, दूसरा अपनी गीत गा रहा है, अगले की मान ही नहीं रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। टीम भावना से काम करना है, एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। जैसा कि देखो बच्चों, आप लोग देख सकते हो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लोगों को एस्पिरेट डी कॉर्प बता दिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहे थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से 14 प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हैं, है ना। और उनको याद करने के मैंने आपको हमेशा जो सीक्रेट कोड भी बताता चल रहा हूँ, है ना। अब देखो बात यहाँ पर आती है कि अब सर आपका मन ये कहेगा, सर एक बात बताओ ना कि सर ये 14 के 14 प्रिंसिपल कैसे याद रहेंगे, है ना। तो मैंने इसका भी शॉर्ट कोड बताया, डैड UR CEO, है ना। फिर उसके बाद कर रहा था UR CEO, उसके बाद बताया था USESI, यूज SI चेन, है ना। तो डैड UR CEO, यूज SI चेन। तो D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, D फॉर डिसिप्लिन, यूनि फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, R for remuneration, C for centralization, decentralization, E for equity, O for order, U for unity of direction, subordination of individual interest to general interest, aspirate D of stability, initiative and scalar chain। आपको भी क्या काम करना चाहिए, छुपा कर सोच लेना चाहिए। अच्छा, स्केलर चेन में क्या सर ने क्या बताया था, कौन सा एग्जांपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में सनी देओल था। एस्पिरेट डी कॉर्प में वो क्या थे, केकड़े थे, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल से याद रखोगे ना, सारी बातें याद रहेंगी। ठीक है, अब देखो, अब बात यहाँ पर आती है, अगर हम इसके आगे बढ़े तो क्या था। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, किसका नाम लोगे, हेनरी फ्योल, है ना। चलो,
टेओल मत लिख देना, आ जाता है ऐसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हेनरी फेओल, एफ डब्ल्यू टेलर, है ना, फेओल, टेलर, टेओल, या नन ऑफ द अबव। बच्चों का दिमाग ज्यादा चलते हैं, सोचते हैं लगा दो दोनों का मिक्सचर, हर चीज में मिक्सचर, टेओल। एक बच्चे ने कर दिया था ऐसा, है ना, तो इसलिए आपको बताता हूं मैं। अब देखो देखो कितने सुंदर थे, देखो ये टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। टेलर साहब देखे कैसे लगते थे, है ना, अच्छी पर्सनालिटी थी इनकी। अब देखो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दी, मैनेजमेंट एज अ साइंस, है ना, उसके हिसाब से। कब जन्म हुआ इनका? 1856 में, ठीक है। कब अल्लाह को प्यारे हो गए? मार्च 21, 1915 में, ठीक है। 1915 में, ठीक है। टेबल वाली बात आ गई, चलो 1915 में हो गई। ये अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है जी, चलो कोई नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे काम कर गए, आप लोगों के लिए मैनेजमेंट वगैरह टॉपिक बना गए। अब हमें इनकी बातें पढ़नी है। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। हालांकि साइंस टू मैनेजमेंट की एप्लीकेशन मैंने आपको सारे बात बताई है, इन्होंने कुछ साइंटिफिक बातें और बताई, कुछ तरीके बताए, स्टैंडर्डाइज टूल्स बताए, कुछ मेथड बताए, है ना। तो वो क्या स्टैंडर्डाइज टूल थे, क्या थे? कहते थे किसी भी काम को करने का ना एक बेस्ट मेथड जरूर होता है, और वही फाइंड आउट करना होता है हमें, है ना। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछेंगे तो किसका नाम लिखेंगे? टेलर, है ना। और जनरल मैनेजमेंट के फादर का नाम हेनरी फेओल, टेओल नहीं, हेनरी फेओल, है ना। अब देखो, अब ये मत कहना सर आपने इतनी बार टेओल टेओल बोल दिया, अब हम तो वहां पर टेओल ही लिख कर रहेंगे, ऐसा मत कर देना, है ना। हेनरी फेओल, है ना, और एफ डब्ल्यू टेलर। इन द वर्ड ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowingly exact what you want mean to do, seeing that they do it in the best and cheapest way। मैंने बताया था ना, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है। ऐसे ऐसे टेलर साहब ने बोला कि आपको किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड है, चीपेस्ट तरीका है किसी के काम को करने का, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, है ना, वो काम करना है। पैसे ज्यादा खर्च करके तो कोई भी काम कर लेता है, बढ़िया काम कर लेता है, कम पैसों में। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। तो अब देखो बात यहां पर आती है कि जैसा कि अपन ने बात पढ़ी अभी, साइंटिफिक नॉट द रूल ऑफ थंब। पहला बात उन्होंने बोली, साइंटिफिक नॉट द रूल ऑफ थंब का मतलब यही है कि थंब रूल अपन ने साइंस में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ साइंस के बच्चे पढ़ते हैं कि थंब रूल पढ़ते हैं। थंब रूल का मतलब होता है जो बोल दिया, चाहे आंधी आए तूफान होगा वही। तो इन्होंने क्या बात बोली, टेलर साहब ने बात बोली कि कोई भी काम करते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई एक तो बेस्ट वे होता है और कुछ ना कोई लॉजिक होता है। अब लोगों ने क्या काम कर दिया, मिथ बना दी बहुत चीजों के, है ना। अब जैसे पीपल के पेड़ है, जब पीपल का पेड़ की मैंने पिक दे रखी है, पीपल के पेड़ के नीचे सोने से भूत आते हैं, और भूतनी पकड़ के ले जाती है, भूतनी, समझ रहे हो, है ना। तो ये मिथ है। उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे सोने का मतलब ये है, लॉजिक ये होता है कि आप रात के समय पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा करता है ये काम, है ना। और अगर आप कोई बंदा उसके नीचे सोएगा पीपल के पेड़ के, तो सबसे ज्यादा बाकी के पेड़ों से सबसे ज्यादा पीपल का पेड़ छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड जब भर जाएगी हमारे अंदर तो डेथ तो हो जाएगी ना। अब लोगों ने उस गांव के अंदर उसको गलत बोल दिया, बोले साहब नहीं ये तो क्या कहते हैं ना, भूत नहीं आएगी इसके अंदर, तो भूत कुछ होते ही, अरे भूत कुछ होते ही नहीं है, 100% बात है, भूत कुछ नहीं होते, ठीक है। इस दुनिया में किसी ने कोई भूत कभी देखा नहीं। कई लोग कहते हैं भूत दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, भूत मुझे दिखा देना, कभी कुछ नहीं दिखते, सब बेकार बातें, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने क्या बात बोली, लोग कहते हैं फास्ट रखने से ये फायदा हो जाएगा, फास्ट रखने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे भी लॉजिक है। उपवास रखने से आपके शरीर जो रेगुलर बेसिस पर वर्क करता रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें रेस्ट मिलता है, इसलिए आयुष्य बढ़ जाती है उससे, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। लोग ने उनको क्या काम कर दिया, मिथ बना दिया, ठीक है। जिस दिन फास्ट रखेंगे उस दिन सबसे ज्यादा खाएंगे, तेल तला और पता नहीं क्या क्या। फास्ट का, उपवास का मतलब होता है कठोर उपवास। इसका कोई एग्जाम्पल बता दो जो एग्जाम में लिख सके। बिल्कुल मैं उसके ऊपर ही आऊंगा, एक बार पहले कंसेप्ट समझ लो कि ये क्या चीज है ना। अब देखो
साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब का मीनिंग तो समझ में आ गया आपको कि कभी भी कोई भी आप नियम बनाते हो तो उस नियम के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है और हम उस लॉजिक के ऊपर नहीं जाते हैं। अब आप देखो, एज अ डिफरेंट मैनेजर वुड फॉलो देयर rule of thumb, it would not be equally effective. Taylor believed that there was only one best way or method to maximize efficiency. This method can develop through study and analysis. The method so developed should substitute the rule of thumb throughout the organization. There should be scientific study analysis of each element of the job rather than adopting the old rule of thumb approach on a hit a miss method. Encourage थिंकिंग बिफोर डूइंग। अब देखो इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, अब आप इसको है ना, अगर आप उससे जोड़ो अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ो, तो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग है ना पुराने तरीके से ही काम करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप इसमें वो एग्जांपल दे सकते हो कि जब ऑफिशियली वर्क होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप है ना डायरेक्ट प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो, ठीक है, मेल कर सकते हो, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या काम करते हैं, पुराने जमाने से चलते हैं, पुराने तरीके से चलते हैं। ऑफिशियली वर्क को भी कैसे काम करेंगे, मैनुअल तरीके से काम करेंगे। जहां मेल हो सकता है वहां मेल करो ना, ठीक है। वहां पर लोग क्या काम करते हैं, कुरियर करना चालू कर देते हैं, हैंड रिटर्न करके अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे और फिर पे करेंगे, मतलब फिर उसको पोस्ट करेंगे और उसको पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये एक पुराना तरीका है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, पता नहीं कोरियर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पता नहीं मेल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो ये सब जो मिथ है ना, ये बेकार के मिथ है। आप ये एग्जांपल वहां पर लिख सकते हो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो लोग पुराने मिथ के हिसाब से चलते चले जाते हैं, वो नहीं करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घरों में ही देखा होगा कि कई बार ऑनलाइन पेमेंट करने से लोग कतरा जाते हैं, अरे भाई क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। कोई भी अगर आपको पेमेंट करना है, किसी भी तरीके से मनी ट्रांसफर करना है तो उसको मैनुअल करने की क्या जरूरत है। आप पुराने तरीके को छोड़ो ना, नए तरीके से करो कि इसमें ये ऐसा हो जाएगा, साइबर क्राइम हो जाएगा, डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, आप सिक्योरिटी मेजर करके काम करो। तो दैट इज द एग्जांपल, इज द बेस्ट। रूल ऑफ थंब पे मत चलो, फ्लेक्सिबिलिटी हो गए चलो, कोई नया मेथड है उसको ऑप्ट करो, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। अब देखो, अब मैं आपको आगे की बात समझाते हैं। तो उन्होंने जो बोला टेलर साहब ने, हमको समझ में आ गया, थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी काम करने से पहले एक बार सोच लो उसको, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, ठीक है। There should be a perfect harmony and proper understanding between the management and the worker in achieving the organizational goals. ठीक है। There is always a possibility of class conflicts, the manager versus worker. अब क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि उन्होंने ये बात बोली कि कई लोगों में बड़े ईगोस्टिक लोग होते हैं, कहीं मैनेजमेंट की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, सब सीईओ हैं, कुछ है ना। तो उनमें एक ईगो सा आ जाता है, वर्कर्स के रिगार्डिंग ईगो आ जाता है बहुत ज्यादा। इसका एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्यों पिक डाल रखी है श्रीदेवी और अनिल कपूर की। तो इसमें एक मूवी थी और उस मूवी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या था, आप हालांकि आप श्रीदेवी अनिल कपूर वाला लिख कर नहीं आओगे, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसमें आप डायरेक्टर और एम्प्लॉय की दे सकते हो एग्जाम्पल, XYZ डायरेक्टर एंड जो भी सो एंड सो इज द एम्प्लॉय, नेम दे सकते हो। तो उसमें क्या काम किया था उन्होंने कि श्रीदेवी बहुत बड़ी डायरेक्टर होती है, अनिल कपूर उसी कंपनी का एक छोटा एम्प्लॉय होता है। तो वो क्या काम करता है कि उसको पता नहीं होता कि ये जो क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को नहीं पता होता कि डायरेक्टर जो वो जो लेडी डायरेक्टर है उसकी इतनी बड़ी गाड़ी उसकी है, उसको हाथ लगा देता है वो। तो उसको क्या कहते हैं, बड़ा गुस्सा आ जाता है डायरेक्टर को कि तू एम्प्लॉय होके मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया, और गुस्सा आ जाता है उसको कि उसमें वो पेट्रोल छिड़क के उस कार को आग लगा देती है, आज के बाद इस कार को नहीं चलाऊंगी मैं, तो उन्हें हाथ कैसे लगा दिया इसको, है ना। तो इतना ज्यादा एटीट्यूड, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कहते हैं कि इस तरीके से छुआछूत और ये एम्प्लॉय है, ये लोअर है, मैं अपर हूं, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉय को भी एक अपना साथी मानते हुए काम करो, क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, एम्प्लॉय नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी बेकार हो जाएगी। एक हार्मनी के तरीके से चलना जरूरी है। देयर शुड बी अ परफेक्ट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट में और वर्कर्स में, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, मैनेजर में और वर्कर में कहीं ना कहीं झगड़ा होने की। तो एक ऐसा काम करो कि जिसमें उनमें झगड़ा ना हो, ठीक है। मैनेजमेंट को और वर्कर को दोनों को रियलाइज करना चाहिए कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। गाड़ी है, पेट्रोल नहीं,
तो वह अधूरे, पेट्रोल है पर गाड़ी नहीं तो भी अधूरे। तो यानी मैनेजमेंट है, वर्कर नहीं है, काम कौन करेगा? और वर्कर है, मैनेजमेंट नहीं है, तो काम पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कर जाए। ठीक है, क्योंकि मैनेजर ही तो ये बात बताता है कि कैसे काम करना है, कब क्या, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी ये भी। और अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अहम की जो भावना है ना, मतलब हमने किया, ऐसे बात करो। मैंने किया ये बात मत करो, मैं ये मेरी वजह से है, मैं ना आऊंगा तो कुछ ना होगा, मैं जिस कंपनी को जब छोड़कर चला गया तो देखना ये कंपनी रोड पर आ जाएगी। किसी के आने से या किसी के जाने से दुनिया वैसी की वैसी चलती रहती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुना है ना वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मतलब ये मान के चल लो कि कंपनी हमेशा ये बात बोलती है कि अगर कोई बात बोले मैनेजर कि मैं ना हूं तो ऐसा हो जाएगा, या वर्कर बोले कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उन्हें कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जाएगा दूसरा आएगा। तो ऐसा ना सोचे कभी भी कि मेरी वजह से ही सब कुछ है, ऐसा सोचे हमारी वजह से सब कुछ है, हम है तो सब है। इवन फैमिली में भी ऐसे ही होना चाहिए। फैमिली में मान लो कोई ज्यादा तरक्की कर रहा है, ज्यादा अच्छा कर रहा है, सोचे कि मेरी वजह से सब हो रहा है, तो वो उसका भ्रम है, वो नहीं होगा। फैमिली तब भी चलेगी, कोई पर्सन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तब भी चलती है। ऐसी ही भावनाओं से काम करना चाहिए। तो देखो यही बात जो है हमारे जो टेलर साहब ने बोली, देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को ये रियलाइज होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, अब मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज ईयर्स फॉर एनी सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय। जैसे गब्बर इस बैक में किया था, तेरा क्या काम है, ज्यादा ज्यादा मत बन, तेरा क्या काम है, चपरासीगिरी करना, चल समोसा कचौरी लिया। अब बेचारा अच्छी बात कह रहा है, तुमने उसकी बात नहीं सुनी। तो सजेशन हमेशा वेलकम होने चाहिए, अवॉर्डेड होने चाहिए अगर कोई अच्छी बात वो कहते हैं तो आपके हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सजेशन शुड बी वेलकम एंड अवॉर्डेड। कौन से मेथड के, मतलब कौन से मेथड के अंदर, कौन से प्रिंसिपल के अंदर ये बात बोली गई थी? तो आप बोलोगे सर टेलर साहब के बोली गई थी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस चीज में क्या बात लिखी हुई है। कैमरा ओपन करें सभी बच्चे जो भी बैठे हैं क्लास के अंदर, ताकि बात समझ में आ सके। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब यही है कि अपने बारे में मत सोचो, ये मत कहो कि मैं ही सब कुछ हूं, बोलो हम सब कुछ हैं, हमारे वर्कर के साथ ही सब बातें बनेगी, हमारे वर्कर नहीं तो हम भी कुछ नहीं। वर्कर को मोटिवेट करने के लिए तो मैं तुम्हें इतना बढ़िया एग्जांपल दिया था, 5-7 साल पुरानी बात है। एक ज्वेलर था, ये ढोलकिया नाम का था, कोई तारू भाई ढोलकिया नाम था, ऐसा कुछ था, गुजराती। उसने अपने क्या कहते हैं सारे एम्प्लॉइज को मारुति, अच्छी बढ़िया कार थे, बेलिनो कौन सी कार थी, सारे एम्प्लॉइज को गिफ्ट कर दी। इतनी सारी कारें एक साथ ऑर्डर की थी उसने मारुति कंपनी से, दिवाली पर बोनस के रूप में सबको कार गिफ्ट की। ठीक है, तो सोचो एम्प्लॉय को कितना अंदर से मोटिवेशन मिला होगा, है ना। तो उसने बोला नहीं, मैं अपने अकेले की वजह से नहीं हूं, हमारा स्टाफ है तो हम है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ चुकी है बात। अब 4th नंबर के पॉइंट पर आते हैं। देखो 4th नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर, assign job as per physical, mental, intellectual capability, potential and train them as per job requirement. Taylor insisted due care should be taken while selecting the employee. Employee must be sent training time to time, update their knowledge. ये कहते हैं सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट को वर्कर्स को सेलेक्ट करने में बड़ी सूझबूझ रखनी चाहिए। जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठन बाजे। मेरे को अगर केमिस्ट्री पढ़ाने को बोल दी जाएगी, बोले सर पढ़ के पढ़ा दो, तो पता नहीं क्या पढ़ाऊंगा मैं, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे बोल दो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट बता दिया जाएगा, सर फिजिक्स पढ़ा दो, आज टीचर नहीं आए हैं फिजिक्स के, पता नहीं क्या पढ़ाऊंगा, तो मेरा वो काम ही नहीं है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो ऐसे ही जो जिसका काम है उसकी मेंटल स्थिति देखकर, इंटेलेक्चुअल उसकी कैपेबिलिटी देखकर, उसके पोटेंशियल देखकर आप उसको ट्रेनिंग दो और उससे जॉब करवाओ। ठीक है, अगर उसमें वो पोटेंशियल नहीं है, उसको आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, ट्रेनिंग दे भी दोगे अगर पोटेंशियल नहीं है, उसमें स्किल नहीं है,
सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए टेलर साहब ने बोला इन बातों के ऊपर जब एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हो तो इन बातों पे खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई ने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग हेल्ड किया था, शायद हो सकता है तुम्हारे टीचर्स भी गए हो अगर तुमको नॉलेज में हो तो। ठीक है, सीबीएसई ने पूरे इंडिया में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप हेल्ड किया था ताकि उनको पता लगे कि कौन कौन से जो है ना नई टेक्निक्स हम अपना सकते हैं और बच्चों को अच्छा स्टडी देने के लिए कुछ कौन कौन से नई चीज़ें को हम बता सकते हैं, ऐसी क्या ट्रेनिंग करें, कैसे क्या चीज़ करें जिससे बच्चों को अच्छा जो है ना इम्प्रूवमेंट आए। तो उसके लिए ट्रेनिंग हेल्ड किया था और वैसे भी करना भी चाहिए और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए अपने अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे। सर हमारी कॉपी दो, सर हमारी कॉपी दो, तो ये है इसका सीक्रेट कोड। सर का एस साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। सर हमारी, हमारी का मतलब है एच हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कॉपी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, फिर आती देखो बात यहां पर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर कंडक्ट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट वर्क प्लेस टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म। ही फाउंड सम टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क। अब कुछ ने देखो वो तो अपन ने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए अब टेलर साहब के, अब टेलर साहब ने क्या काम किया, कुछ टेक्निक भी बताई। अच्छा साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो देखो आप। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप आपको क्या बात बताता है? द फोरमैन सुपरवाइजर इज अ पर्सन टू whom the workers are in a face to face contact on daily basis. ठीक है, supervisor is divided into 8 specialized function and each function entrusted to special foreman. ये कहते हैं जो foreman बोलो या supervisor बोलो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वर्कर, और सुपरवाइजर और फोरमैन ही बताता है कि अब आपको किस दिशा में काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए फोरमैन या सुपरवाइजर की बात करें तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज का क्या काम है कि वो इंस्ट्रक्शन देता है, रूट बताता है, टाइम बताता है और डिसिप्लिनेरियन मॉनिटर करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने का मतलब तो आप समझ ही गए, है ना। रूट क्लर्क, किस रूट पर आपको काम करना है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस पे मत जाइए, है ना, होता है ना। तो रूट क्लर्क क्या बात बताता है कि कौन सा रूट पर जानी है अपन को बातें। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या कॉस्ट ज़्यादा रखनी चाहिए कि कम लगनी चाहिए, वो बताता है। डिसिप्लिनेरियन मॉनिटर करता है हर चीज़ को कि कहीं तो वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं कर रहे, ऑन टाइम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो पेनल्टी लगेगी, वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी, ऐसी बातें। फिर एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज जो स्पीड के अंदर काम करता है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, है ना, रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या काम करता है, क्वालिटी चेक करता है कि जिस क्वालिटी पे काम हो रहा है वो क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं है, बेस्ट है कि नहीं है, ऐसी क्वालिटी चेक करता है। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम 8 फोरमैन इन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हर वर्कर को ऐसे 8 फोरमैन से अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ते हैं, उनको फॉलो करते हुए चलना होता है। ठीक है, यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आया तो एक लाइक मारो, समझ में अगर आया तो एक लाइक मारो ताकि मुझे बात समझ आ जाए कि भाई हाँ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए जी, तो सब बच्चों को क्लियर हो गया यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। सर जी CID रोज देखो। सर 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 प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हैं सर वाले, ठीक है, और प्लानिंग के देखो CID क्या करता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, सर वाले जो है ना, सर क्या कर रहे हैं, सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्रोडक्शन वाले सर वाले हैं और CID वाले प्लानिंग वाले हैं। तो S फॉर सर के S से स्पीड बॉस, I फॉर इंस्पेक्टर, R फॉर रिपेयर, G फॉर गैंग। C प्लानिंग में C में आ जाएगा कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क, I से आ जाएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, D से डिसिप्लिनेरियन, रोज के R से रूट क्लर्क, और देखो हिंदी में कुछ होता नहीं है, सर जी CID रोज देखो, है ना। चलो अब नेक्स्ट हमारा मेथड क्या आ रहा है, मेथड स्टडी।
देखो अब क्या होता है, मेथड स्टडी बड़ी, देखो आपको है ना ये पिक देखकर, जिन बच्चों ने डिटेल क्लास ले रखी है उनको ये पिक देखकर बात याद आ गई होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था असेंबली लाइन होती है, असेंबली लाइन। फोर्ड कंपनी ने सबसे पहले कार की असेंबली लाइन को क्लियर किया था। अब आप बोलोगे सर क्या चीज है ये, असेंबली लाइन से मतलब क्या है? अब देखो कार बनती है फैक्ट्री के, कार की सामने पिक पे दिखाई दे रही है। कार जब बनती है तो क्या करें, पहले सीट लगाएं या पहले इंजन लगाएं, या पहले डेंटिंग पेंटिंग कर दें, पहले कांच लगाएं या पहले विंडो बनाएं, पहले व्हील लगाएं या पहले इंजन लगाएं, पता नहीं ना क्या लगाएं। तो किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, दिस इज द मेथड स्टडी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस मेथड स्टडी को सबसे पहले, ये केस स्टडी रह चुकी है और इसको आप एग्जाम में कोट करके आ सकते हो। तो इसमें फोर्ड कंपनी ने सबसे पहले असेंबली लाइन, और उसी की असेंबली लाइन को सारे लोग फॉलो करते हैं, असेंबली लाइन को क्लियर किया था। उन्होंने बोला था पहले ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। उन्होंने मेरे मेथड को क्लियर किया था। तो देखो यही बात मैंने यहां पर बोली है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब बट द कंपनी मस्ट फाइंड द बेस्ट वे। देसी भाषा में बात करूं, सर चाय बनानी, चाय मैंने मुझे चाय बनानी आती है। हाँ सर आती है चाय बनानी। मैंने कहा बताओ पहले पानी डालें या पहले दूध डालें, पहले पत्ती डालें या पहले चीनी डालें? सर अदरक और है ना सर इलायची को कूट के पहले डाल देना। मैंने किस में डालूं? सर ऐसी पहले चीनी डाल दूं, पहले चाशनी बना दूं, सर क्या करूं पहले? तो इसकी बेस्ट तरीका क्या है चाय बनाने का? कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। सर हम तो कहते हैं कि चाय की पत्ती खा लो, चीनी खा लो, दूध पी लो, पानी पी लो और गैस पे जाके बैठ जाओ। हैं, ये क्या बात है? ये कोई असेंबली लाइन हुई क्या? नहीं 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 नहीं। तो ये जैसे कि कोई चीज होती है ना कि क्या चीज पहले करना है, क्या चीज बाद में करना है। तो ये दिस इज द मेथड स्टडी। वन बेस्ट मेथड ढूंढना है किसी भी को काम को करने का। मेथड मस्ट बी द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। सबसे ज्यादा फायदा मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसके आगे अगर अपन बढ़े तो हमारे पास आ रही है बात, इसके बाद हमारे पास देखो आप बात आ रही है यहां पर असेंबली लाइन वाली। इसको मैं रीड आउट और कर देता हूं। लिखा है मेथड मस्ट बी द वन विच ब्रिंग मैक्सिमम। तो हो गया टेलर प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन यूजिंग द मेथड स्टडी फॉर डिजाइनिंग अ कार। असेंबली लाइन प्रोडक्शन नीड डिसाइड प्लेस फॉर मैन मशीन एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। फोर्ड मोटर कंपनी नीड दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली। समझ में आ गया ना? देखो फोर्ड का एग्जांपल दिया था मैंने, है ना, तो आप दे सकते हो एग्जाम में। अब मोशन स्टडी, सर ये वही वाले मोशन तो नहीं है? नहीं नहीं, अरे वो जो मोशन नहीं है, तुम समझ रहे हो। अरे मोशन स्टडी का मतलब ये है कि पता है क्या किया था टेलर साहब ने, देखा कि कोई भी वर्कर जब फैक्ट्री में काम करता है तो कितनी बार पानी पीने उठता है। जैसे कि तुम नालायक पढ़ने बैठते हो, मम्मी 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि उस 5 घंटे में कितनी बार तुम मोबाइल उठाया, कितनी बार तुम पानी पीने उठे, ठीक है, और कितनी बार फ्रिज खोल खोल के देखा कि क्या पड़ा हुआ है अंदर, क्या पड़ा हुआ है अंदर, मम्मी ने कुछ रखा है क्या। ऐसा होता है कि नहीं? कितनी बार उठते हैं। तो 5 घंटे कहने को पड़े, उसमें से प्रोडक्टिव घंटे शायद 1.5 घंटा भी नहीं निकला, क्योंकि हर 10-15 मिनट में तुम उठ जाते हो और फ्रिज खोल खोल के देख कर आते हो क्या पड़ा है खाने के लिए, ठीक है, या पानी पीने उठते हो, या अपने मोबाइल को बार बार पे देखते हो, कोई नोटिफिकेशन आया, अच्छा ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आया, अच्छा ठीक है ना। तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो अब मम्मी ने स्टडी किया, ऐसी वर्कर को स्टडी किया जाता है वहां पर फैक्ट्री में कि वो कितनी बार बीड़ी पीने उठता है, कितनी बार नेचुरल कॉल के लिए उठता है, कितनी बार वो पानी पीने उठता है, कितनी बार उसको कुछ लंच के लिए उठता है। एक काम कर भाई, तेरे पास ही सब कुछ चीजें रख देता हूं, तू बार बार मत उठ, है ना। जैसे क्या था, आप सर्विस सेंटर गए हो कभी या सर्विस स्टेशन गए हो अपनी गाड़ी को, अपनी व्हीकल को सर्विस करवाने, ठीक है, तो वहां पर पता है क्या चीज होती है, जब कार की सर्विस हो या आपके 2 व्हीलर की सर्विस हो, तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक मतलब कहते हैं प्लेटफॉर्म टाइप होता है। आपकी पूरी की पूरी कार वहां से उठ जाती है, ऊपर लिफ्ट हो जाती है। लिफ्ट होने के बाद फिर क्या होता है, सारे टूल्स उनके पास में होते हैं। 2-3 मैकेनिक होते हैं, एक कार के ऊपर 2 मैकेनिक होते हैं, सारे टूल्स उनके पास होते हैं और धड़ाधड़ चालू हो जाते हैं। वो मतलब उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पानी भी है तो पास आ जाएगा सब उनके,
समझ रहे हो? अब मान के चलो अगर कोई भी वर्कर है, अब बार बार क्या कहते हैं, मान लो कभी इधर जा रहा है फिर टूल उठाने, अरे भाई वो पाना देना, अरे भाई अरे वो पेच देना, और वो पेचकस दे दे, वो अरे तू मुझे दे प्लास, तो फिर ऐसे केस के अंदर कितना टाइम वेस्ट होगा। तो टेलर साहब ने क्या बोला कि इनकी मोशन की स्टडी कर लो, इनको जिस चीज की जरूरत है ना, इनको बार बार उठना ना पड़े, इनको वहीं लाके दे दो। मम्मी भी ये सोचती है भाई तू उठ के बता, तेरे को पानी चाहिए यहीं आ जाएगा, खाना भी तेरा यहीं आ जाएगा। अब परसों की बात है, मैं आप लोगों को बोल रहा था बेटा अकाउंटेंसी की क्लास के लिए क्या काम करो, कहीं नहीं जाना, दुनिया को लगे कि इस दुनिया में है ही नहीं है, उस कमरे में बैठे रहो, अपनी टेबल चेयर पे बैठे रहो, पानी भी आपके पास आ जाएगा, आपके पास खाना भी आपके पास आ जाएगा, बस उठना पड़ेगा तो वो भी कभी कभार नेचुरल कॉल के लिए उठना पड़े तो उठना पड़े, नहीं तो अपनी पूरा झोंक दो, तभी पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट हो पाएगी, बोला था। बस यही तो टेलर साहब की बातें थी जो मैंने सीख ली थी, और आप भी सीख लो। अगर चाहते हो काम को कंप्लीट करना तो बार बार उठ उठ के जाना बंद कर दो, ठीक है, बार बार के उठ के जाना बंद कर दो, और अपना पढ़ाई टिक के एक जगह करना चालू कर दो। देखो, मेक थ्रू थोरो एनालिसिस ऑफ द वेरियस मोशन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द वर्कर व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द मूवमेंट लाइक फिटिंग, putting objects, sitting and changing position, etc. Unnecessary movements are sought to be eliminated so that it take less time to complete the job. It is possible to find out the motion which are productive, cutting down productive and wasteful movement. जो wasteful movement है, जो unproductive movement है, इनको कट डाउन करो, ये unproductive ही तो है, ठीक है। आपने देखा 3 इडियट देखी थी, तो वो क्या काम करता है, वो ऐसे दोनों हाथों से लिखता है, मतलब एक पॉसिबल नहीं है ऐसे दोनों हाथों से ऐसे बोर्ड के ऊपर लिखना। देखिए हो तो वो कौन से थे, वो कौन सा था, वायरस, उसका नाम था ना, प्रोफेसर का नाम वायरस, वो दोनों हाथों से लिखता था। तो किसी ने पूछा वो क्यों, तो दोनों हाथों से लिखता है, वो कहता है दोनों हाथों से लिखते लिखते है ना, वो कहता है कि है ना ये टाइम वेस्ट होता है ना, इसे दोनों हाथों से पूरे लिखूंगा। और एक मजाक की बात है, तो जब सोता था तो ऐसे वो शेव करवा लेता था सोते सोते, कहता टाइम को बचाऊंगा अपने, है ना। तो मतलब क्या है इस चीज का कि अब वो कहता था कि मैं अपनी मोशन को स्टडी करूंगा और अपने टाइम को ऐसे बचाऊंगा, नहीं तो क्या होता है टाइम को तो चुराना पड़ता है। खैर वो तो एक मजाक की बात है, मूवी की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन आप अपने दिन में भी बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हो, जैसे मैंने बताया आपको। तो फैक्ट्री के अंदर भी वर्कर कई अपने टाइम को इस तरीके के बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, उनको स्टडी करने की जरूरत है। टेलर साहब ने यही बात बोली थी। आ जाओ दूसरी बात करते हैं कि फैटीग स्टडी, फैटीग बोलते ही उसको है, इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, इतनी यॉर्निंग की थी, इतनी उबासियां मारी, है ना। अब देख भी रहे हो पिक के अंदर, अगर आपको याद हो वो वाली क्लिप, ठीक है, तो देखकर भी आप लोगों को भी उबासी आ गई थी एक बार, सर अच्छा आलस निकाला, है ना। तो देखो क्या चीज होती है, स्टेमिना रीगेन की बात करूं, आपकी इंटरवल भी क्यों होता है, रिसेस जिसे आप बोलते हो कि यार 4 पीरियड हो गए, 4 पीरियड के बाद सर आप थक चुके हैं, अब रिसेस होनी चाहिए ताकि फिर से स्टेमिना रीगेन हो जाए। कहीं बार 3-3 घंटे की एक साथ ऑनलाइन क्लास लो, सर कहते हैं सर एक काम करो 10 मिनट का रेस्ट दे दो सर, है ना, ठीक है 10 मिनट का रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ भी ऐसे होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, बार बार मत उठो, 3 घंटे पढ़ लिए ना, फिर उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा उठ जाओ, थोड़ा सा अपने आप को बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करो, पानी वानी पी कर आ जाओ बाहर, थोड़ा बालकनी में होकर आ जाओ, हाँ जी सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, हाँ रीगेन हो गया, चलो जी वापस पढ़ने बैठ गए। तो या 10 मिनट के लिए थोड़ा सा गाना आना सुन लिया, उसमें रम नहीं गए 10 मिनट की जगह, वो तुम्हें फिर पता नहीं कितने घंटे बीत जाते हैं गाने सुनते हुए, तो पता नहीं फिर रीगेन ही नहीं होते तुम इतने समय में, तो वो नहीं चाहिए। वो कहते हैं अगर इतना समय काम कर लिया तो आप 15 मिनट का ब्रेक लो और वापस से लौट कर आओ, फिर उतनी देर काम करो, फिर आगे 15 मिनट का ब्रेक लो, तो उससे स्टेमिना रीगेन हो जाता है। एक टेलर साहब की स्टडी के अकॉर्डिंग ही आपकी स्कूल की भी इंटरवल होती है, क्योंकि बच्चों का और टीचर्स का स्टेमिना रीगेन हो जाए। और आपने फीलिंग भी ऐसी ली होगी, जब पढ़ते पढ़ते, जो बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तुम नालायकों की नहीं कर रहा, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सिंसियरली पढ़ते हैं, कि जब है ना बहुत आप तरीके से पढ़े, फिर इसके बाद क्या हुआ, इंटरवल हुई, इंटरवल के बाद सब ने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, सारे फ्रेंड्स ने खाना वाना खाया, अब उसके बाद वापस से पढ़ने बैठते हैं ना, तो हाँ अब यार लगता है हाँ अब पढ़ सकते हैं यार, अब हो सकता है हमारा यार थोड़ा और 2-3 घंटे कर लेंगे हम इसको अब, है ना। तो ये चीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग चले वो। द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प टू रीगेन स्टेमिना टू वर्क अगेन। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल कंप्लीटिंग द टास्क। अब इसमें भी बड़ी बात है, टी ब्रेक है तो वो टी ब्रेक कितने समय बाद होना चाहिए। तुम्हारे जैसे नालायक तो हर 15 मिनट बाद टी ब्रेक, हर 15 मिनट बाद टी ब्रेक, ऐसा नहीं होता सर, हमारे को तो 15 मिनट बाद रीगेन करने की जरूरत पड़ती है। नालायकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता। एक स्टैंडर्ड टाइम काम करने के बाद टी ब्रेक होता है ना, वो जरूरी है।
जैसे आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसके बाद टी ब्रेक, और टी ब्रेक भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट, दैट्स सफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, ठीक है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल कितने कितने समय बाद होने चाहिए, ठीक है, वो चीज है। चलिए फैटिक स्टडी भी हो गई अपनी। अब बात करते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है सर, 5 मिनट में 10 मिनट का टी ब्रेक है, हाँ यही तो बात है, यही तो समस्या है, ठीक है ना। तो ऐसा अपन को अपने आप को सुधारने की जरूरत होती है। कोई, मैंने आपको बताया था कि कोई किसी का साथी नहीं है, आपको अपने आप को पहचानना जरूरी है। तभी ये सारी देखो मैनेजमेंट की जितनी बातें अगर आप समझोगे ना, तो ये आपको आपकी पढ़ाई में भी बेनिफिट मिलेगा। हवा में नहीं उड़ा सकते इन बातों को। जो बनाने वाले बना के गए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बड़े बड़े एग्जाम हम लोगों ने भी पास किए हैं, तो वो ऐसे नहीं किए, है ना। तो आपको ये तो भी 12th क्लास का तो बहुत छोटा सा एग्जाम है ना। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, थोड़ा डिसिप्लिन लेके चलना है। अब आती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से क्या मतलब है, अब कोई एक वर्कर है कि वो बहुत ज्यादा देर काम करता है, तब भी वो उतने पैसे लेके जाएगा। एक कम काम करता है, तब भी वो उतने पैसे लेके जाता है, ठीक है। तो दूसरे बंदे को लगेगा यार मैं ज्यादा काम क्यों करूं, इतनी देर देर तक क्यों बैठूं। तो अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा देर तक काम कर रहा है, उसको आप बहुत ज्यादा अच्छी वेजेस दो। और जो कम काम कर रहा है, कम टाइम काम करके जा रहा है, तो उसकी वेजेस को थोड़ा रिड्यूस करो। कोई वेस्टेज करके जा रहा है तो भी उसकी वेजेस को रिड्यूस करो। जब तक आप ये पेनलाइज नहीं करोगे, इन चीजों को कंसिडरेशन नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाएगी। तो टेलर साहब का कहना था कि अलग अलग वर्कर्स के अंदर डिफरेंशियल होना बहुत जरूरी है। जो कोई भी वर्कर जैसा काम कर रहा है, आप उसकी वेज रेट हाई लो उस हिसाब से करो। एक स्लैब बनाओ, किसने कितना काम किया, कितने घंटे किया, कितना आउटपुट निकाल के गया और कितनी एफिशिएंसी से निकाल के गया। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए एक आपका एक स्लैब होना चाहिए। देखो मैं इसको पढ़ के बताता हूं, लिखा हुआ है एज पर दिस सिस्टम एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट। अच्छा एक बात बताओ, आज आप में से किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं, बढ़िया नंबर आते हैं, अगर मैं उसको कोई गिफ्ट देता हूं, ठीक है, मैंने कहा आपके लिए इतने जो है ना 1000 का चेक या इतने लाख का चेक, ठीक है। अब मान के चलो यही अगर कोई सब बच्चों को दे दूं, सब बच्चों को दे दूं वही, तो फिर वो क्या सर मेहनत करने का क्या फायदा हुआ सर, आप तो ऐसे ही हो सर, सबको ही दे रहे हो, हम तो नहीं करेंगे। बेटा कल से सारे क्वेश्चन कर आना, इतने क्वेश्चन करे आओगे तो उस बच्चे को ये चॉकलेट गिफ्ट, फिर आपको लगेगा हाँ बढ़िया। एक सेकंड होल्ड करना, चलो आओ अब आगे की बात करते हैं। अब देखो अब आगे क्या चीज है, अब देखो आगे की बात आती है डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम। हमको एक सेट करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। उस स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम काम होता है तो कम दो, स्टैंडर्ड टाइम से पर हो जाता है तो उसको अलग स्लैब दो, स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा कोई करके जाता है तो उसको फिर अलग देना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी को कि भाई हाँ डिफरेंशियल पीस वेज होना चाहिए हमारा। अब देखो अब आपको याद आ गया होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में मैंने छोले भटूरे का एग्जाम्पल दिया था। इसके ऊपर एक पिक भी दिखाई थी जिसमें वो भटूरे बना रहा था। अब आपको ये याद नहीं आया तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि एक बार क्या हुआ था, मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में गया तो वो क्या काम करता है, अच्छा रेस्टोरेंट था वो, तो मैं छोले भटूरे खाने गया, बहुत मन कर रहा था भाई कुछ खाएं, कुछ बढ़िया खाएं, चटपटा खाएं, है ना। ये क्या लिखा है, मिलन, मतलब समझा नहीं मैं इसका क्या मतलब है, क्या समझा नहीं, कोई रेस्टोरेंट है ये। अच्छा नहीं मेरे को नहीं आइडिया ठीक है। तो क्या कोई मतलब ये मिलन रेस्टोरेंट क्या कोई इंडिया लेवल पर है, बड़ा रेस्टोरेंट है? अच्छा बहुत फेमस है। ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक्चुअल में हम लोगों के यहाँ पर नहीं है, मेरे को इसलिए नॉलेज में नहीं है। एनीवेज आप देख सकते हो जैसे बीकानेर वाला है, ठीक है। अब वो तो शायद सबको पता होगा बीकानेर वाला, है ना। इस तरीके के रेस्टोरेंट पर आप गए, तो मैं भी वहां गया, तो वहां क्या देखा कि वहां पर छोले भटूरे बढ़िया बन रहे थे, चटपटे बिल्कुल, है ना। तो हुआ क्या कि मैंने उनको बोला भाई तुम है ना मतलब ऐसे बढ़िया बढ़िया फूले फूले भटूरे बनाते हो, सबके साइज बराबर, और हमसे तो फूले हुए भटूरे बनते नहीं है, घर में बनाता हूँ यार मेरे से तो बढ़िया बनता नहीं, तुम कैसे बना लेते हो। देखो भाई साहब क्या होता है कि हम है ना स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। जैसे तेल की कढ़ाई रखी, ठीक है, वो कढ़ाई के साइज होगा वो स्टैंडर्ड होगा, उनका जो चूल्हा होता है वो भी अलग होता है, गैस की फ्लेम सेट होती है उनके, और फिर वो कहते हैं कि इतनी तेल के बाद, यानी जैसे 100 भटूरे बनाने हैं, 100 भटूरे के बाद हम वो तेल चेंज कर देते हैं, हाँ तेल चेंज कर देते हैं वो। फिर मैंने पूछा कि फिर उस तेल का क्या करते हो, बोले वो उनको बेच देते हैं जिनके भटूरे तुम है ना सेकंड ग्रेड पे जाके खाते हो ना उनको। हम तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे,
क्योंकि जितने तेल में हमने बनाना है उसी तेल में बनाएंगे, उसके बाद तो वो तेल यूज करेंगे। तो फिर तो तुम तो क्या काम करते हो, तेल पे तेल तेल पे तेल वही यूज करते चले जाते हो। तो फिर ना तो फिर वो अच्छी चीज बनती है, हाइजेनिक बनती है, ना सेहत के लिए अच्छी होती है। फिर फूले हुए भी बढ़िया नहीं बनेंगे, तो फिर तुम बोलोगे सर बेकार है ना। तो वही चीज है कि जो जितने भी बड़े रेस्टोरेंट है वो क्या काम करते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिकेशन मेंटेन करते हैं। मैकडी मैकडी अब तो मैकडी के सारे आउटलेट चेंज हो गए, पहले अलग थे, वो थोड़ा ब्लैक थीम पर आ गए हैं, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। पहले वो रेड थीम पे काम करते थे, वो ब्लैक थीम पे काम करते हैं। सर आप भी मैकडी के बर्गर खाते हो क्या? मैंने कहा हाँ कभी कभार। नहीं खा सकता क्या? हाँ खा तो सकते हो। खाया था मैंने, ठीक है। जब मैं देखो मैंने अपने यहाँ पर जयपुर से जब खाया तो वो भी वैसा ही टेस्ट था, ठीक है। और मैं गया था वैष्णो देवी कटरा, वहां पर भी मैकडी है, ठीक है, मंदिर के बाहर मैकडी बना हुआ था, वहां खाया, वहां पे भी टेस्ट सेम है। मैंने कहा है आइंग, ये तेरे टेस्ट दोनों का बराबर, तुम एक ही आदमी हो गया काम करने वाले? बोले नहीं नहीं, स्टैंडर्ड से चलते हैं हम, ठीक है। जो सॉस जैसी डालनी है उतनी डलेगी, जितना बेक करना है उतना ही होगा, जितने टेम्परेचर पे करना है उतना ही होगा, और हमारे बंस की भी क्वालिटी एक ही होती है, इसलिए तो स्टैंडर्ड है। वही तो, कहीं पे भी खा लो आप मैकडी को, कहीं पे भी खा लो, मुंबई खाओ, जयपुर खाओ, जम्मू खाओ, कटरा खाओ, कहीं पे भी खाओ, एक ही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो स्टैंडर्ड की बात समझ में आ चुकी है सभी बच्चों को। तो ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज है, ऐसे ही हर चीज है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो थी बात स्टैंडर्डाइजेशन की। सर लेकिन सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो पता है, अब देखो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का मतलब बताता हूँ। क्या होता है, हर चीज में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, मॉडिफाइड होती रहती है हर चीज टाइम टू टाइम। किसी चीज के अंदर कोई अननेसेसरी है चीजें हैं तो उसको हटाओ, खत्म करो, ठीक है। कैसे? अब आपको इस फैन का एग्जांपल देता हूं। ऐसे ही कुछ फैन, ये तो बहुत डेकोरेटिव है, लेकिन ऐसे ही मोटे, देखो ना ऊपर से कितना मोटा सा है ये, इसके अंदर पता नहीं क्या लगा हुआ है इतना मोटा, पंख छोटे छोटे हैं, है ना। तो वो पुरानी पुरानी जो हवेलियां बनी हुई होती थी, वहां पर क्या कहते हैं, जो फैन है ना, ऐसे लोहे के जो है ना मटेरियल के बनाए हुए थे पुराने जमाने के, और धीरे धीरे टक 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 करके चलते थे, हवा भी नहीं दे रहे, और टक 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 ऐसी आवाज और कर रहे। तो किसी आदमी ने, मेरे ऐसे बुद्धिजीवी आदमी ने आके देखा, जी साहब यार ये क्या है, ये पंखा तो ऐसे ही चल रहा है, हवा भी नहीं दे रहा। जाके कंपनी वालों को शिकायत लगाई, भैया तुम्हारे क्या फैन है ये, है इतना मोटा तो लोहा लगा रखा है जिसमें जरूरत नहीं है, हैं पंखे के अंदर, और आप इस लोहे को पतला करो ना, उस मोटर को, मोटर तो छोटी सी होती है अंदर कॉइलिंग, तो उसको पतला कर दो, हैं पर जो है उसको इतनी भारी भारी बनाने की क्या जरूरत है, उसके विंग्स को, उसको उसको उनके परों को पतला कर दो, ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये फास्ट भी चलेंगे। तो कंपनी वालों ने बोला बात तो सही है, बात तो सही है, सिंप्लीफिकेशन कर दो, किसी भी चीज में अननेसेसरी की चीजें उसको खत्म करो, खत्म करो उसमें हर चीजों को, है ना, ये चीज है। तो सिंप्लीफिकेशन इज एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है। किसी भी चीज के अंदर रिफॉर्म करते चले जाओ, लेकिन दिखता है कि ये चीज बेकार की है, तो पुरानी बातों को छोड़ो, नया रिफॉर्म करके तो उसके साथ लेकर आओ, ठीक है जी। चलिए, तो MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देते हैं, FM धोनी सॉरी FM धोनी नहीं, MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देते हैं। मैंने MS धोनी को FM धोनी बोल दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। MS धोनी देते हैं, FM पर देते हैं फ्री टेक्निक। कोड टेक्निक की है ना, टेक्निक का कोड है ना, इसलिए टेक्निक नाम आ गया। M फॉर मोशन स्टडी, S फॉर स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन, धोनी के D से डिफरेंशियल पीस वेज, FM के F से फंक्शनल फोरमैनशिप, M से मेथड स्टडी, फ्री के F से फैटिक स्टडी, टेक्निक के T से टाइम स्टडी देते हैं, हिंदी में कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। चलो जी, अब आती है बात यहाँ पर टाइम स्टडी, ठीक है। 5th आ गया, 6th 7th 8th, बीच में शायद अपन एक भूल गए थे कि टाइम स्टडी क्या होता है। हमें टाइम की भी स्टडी करनी जरूरी है, ठीक है। कि कोई भी काम को, जैसे अब मैं तुम लोगों को बोलूँ कल 100 क्वेश्चन करके आ जाना, तो आप बोलोगे सर क्या सर मजाक लगा रखी है, 100 क्वेश्चन करके आना, आप कर सकते हो क्या? मैं नहीं करता, मैं भी नहीं सकता, तो फिर हमें क्यों बोला, है ना। तो अब 3 घंटे का जो पेपर होता है ना, वो एक स्टैंडर्ड टाइम, 3 घंटे का पेपर में 33 क्वेश्चन हो सकते हैं इजीली, हैं किसी ने करके देखे होंगे तभी तो आपको दिए जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि हवा में सर हमारा पेपर छूट गया, तो कमी तो तुम्हारे में है यार, उसको स्टैंडर्ड को अचीव करना जरूरी है ना। 33 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आओ पेपर को। सर हो ये तो कोई कर ही नहीं सकता, 33 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 330 क्वेश्चन नहीं दिए,
तो स्टैंडर्ड किसी ने देखा होगा तभी काम किया है। तो हम हमारा ये बोलना बेकार है। तो टाइम स्टडी का मतलब यही है कि स्टैंडर्ड टाइम को भी हमें जो है कंसिडर करना पड़ेगा कि 3 घंटे में 33 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आ रहा है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर अच्छी तरीके से है आपको। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इसके फीचर से। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो टेलन है, फ्योल है, सबके अपने प्रिंसिपल्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोगों को जो बात करनी है उनके फीचर्स से बात करनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, है ना। अब देखो, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हमारी। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो पहला फीचर है हमारा क्या, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद हो तो अपन ने तो मैनेजमेंट के बारे में भी यही बातें सीखी हैं कि मैनेजमेंट अपना क्या होता है, जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, कि चाहे परवेसिव जिसे बोलते हैं ना अपन, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसमें हमारे क्या है कि ये जो मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल होता है। तो मैनेजमेंट एप्लीकेबल है तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्रिंसिपल्स भी एप्लीकेबल ही होंगे, है ना। तो इसलिए इसके लिए अपन क्या बोला है कि यूनिवर्सली वैलिडिटी है इसके अंदर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है व्हाट द मैनेजर डज इन इंडिया सेम इज डन बाय द मैनेजर ऑफ द कंट्रीज इन यूएसए एंड यूके। तो जो मैनेजर इंडिया में जिस तरीके से वर्क करेगा तो सेम प्रिंसिपल क्या अप्लाई होते हैं यूके और यूएसए में भी, वो सेम तरीके से ही वर्क करना है उसने। फिर आती है जनरल गाइडलाइन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, इट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल मैनेजरियल सिचुएशन। ये बात देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि हम जो है, ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन के अंदर सेम जैसे प्योर साइंस होती है वैसा नहीं है ये कि भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल अपन ने लगाया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर अंदर कैसी होता है अपना कि आप ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करते हो और ह्यूमन बींग का सबका नेचर अलग अलग है। तो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन जैकेट हर चीज का नहीं देंगे, आपको माना प्रिंसिपल बन गए हैं, लेकिन उसमें आपको अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हर जगह सोचो कि एक ही अपन तरीके से चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, देखो इसमें जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू अचीव स्पेशलाइजेशन बट इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू हायर सच नंबर ऑफ एम्प्लॉई। कहते हैं माना कि जैसे अभी अपन ने एक प्रिंसिपल सीखा था कि डिवीजन ऑफ वर्क जरूरी होता है, लेकिन अगर आप सोचो कि हर केस के अंदर आप डिवीजन ऑफ वर्क लगा लोगे, मुश्किल है बहुत। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके पास तो वैसे ही काम कम होता है, भाई बड़ा काम हो तो आप डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में सोचो, उनके पास ऑलरेडी काम इतना कम है, और फिर अगर हम सोचे कि डिवीजन ऑफ वर्क एप्लीकेबल करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है डिवीजन ऑफ वर्क लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाउंड बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको पहली बात बोली है, किसी भी चीज के आप अगर प्रिंसिपल बनाने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल 1 मिनट में बन गया आपके। कोई भी चीज का प्रिंसिपल बनाना है, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन होता है, कोई इन्वेंशन अपन करते हैं ना, तो कई सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन कितने लंबे समय की चलती है तो जाके वो डेवलप होता है चीज। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के अंदर आपने बनाया और वो एप्लीकेबल हो गया, एक लंबे समय पर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है तो जाके हमें पता लगता है कि हाँ ये डेवलप हुआ है प्रिंसिपल, है ना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर वर्किंग एनवायरमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अगर अपन,
अब देखो यहाँ पर अपन को लिखा हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आप सोचो कि बिना ऐसे ही हमें मिल जाएगा, बिना एक्सपेरिमेंटेशन के मिल जाएगा, सोचा और प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, तो किसी ने जब उसको अप्लाई किया होगा तो देखा होगा कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक आदमी के पास अगर 2 इंस्ट्रक्शन देने वाले हों तो सामने पता लगा कि अच्छा इतनी दिक्कतें आती हैं कि बेचारा बंदा जो है वो किसका काम करे, बॉस ए का काम करे कि बॉस बी का काम करे, तो वो किसी का भी काम नहीं कर पाता। तो ये देखने में मिला, प्रॉब्लम्स आई, तभी तो हमने उसका निवारण किया और एक प्रिंसिपल बना दिया। नहीं नहीं नहीं, 2 बॉस नहीं होने चाहिए, है ना। एक सबॉर्डिनेट के ऊपर 2 बॉस नहीं होने चाहिए, एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से ही प्रिंसिपल बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मिनट में आपने सोचा और प्रिंसिपल बन गए। फिर लिखा है प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड लाइक साइंस बट आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट एंड नीड्स। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रिंसिपल कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने उनको क्या कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे रिजिड हो गए कि भाई बना दिया तो वो बदल ही नहीं सकते। सब मैंने बताया हम ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके सिचुएशंस, उनके तरीके सबके अलग होते हैं, बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। तो एक रेडीमेड जैकेट सॉल्यूशन सबके अंदर हम अगर एप्लीकेबल करते हैं तो वो कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बातों को बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है इसके अंदर कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए वो। द प्रिंसिपल एम्स इन्फ्लुएंस द अनप्रेडिक्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सो हमें कैसे प्रिंसिपल्स बनाने हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर से अच्छा इंटरेक्शन करवाएं, जो आपके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करवाएं, ऐसे प्रिंसिपल्स अपन को बनाने हैं। ठीक है, झगड़े करवा दें ऐसे प्रिंसिपल थोड़ी ना। आज एक बार बताओ कि अगर मैं जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखूं तो आपको भी लगने लगेगा कि क्या सर आने का मन नहीं करेगा क्लासेस को, है तो फिर लगेगा कि छोड़ो। तो उसमें किसका नुकसान हुआ? आपका भी हो गया, मेरा भी हुआ। तो क्यों ना अपन उसको, मैं सिचुएशन टू सिचुएशन हैंडल करूं। जो बहुत नालायक बच्चे हैं उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, थोड़ा ठीक बच्चे हैं उनके साथ नॉर्मल नॉर्मल रहो, और जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं उनके साथ स्ट्रिक्टनेस की जरूरत क्या है। तो मतलब मैंने क्या चीज देखी कि अपने आप को सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स बदल दिया। ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन की भाई स्ट्रिक्टनेस करनी है तो सबके साथ आप स्ट्रिक्टनेस किए जा रहे हो, तो वो चीज नहीं होती। फिर आती बात यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। They tell the manager manage if particular principle applied in a particular situation then what may be its effect। ये कहते हैं कि हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो कि कल को मान लो अगर हम कोई भी अगर एक प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैनेजमेंट से हटके। ये जो पिक बताइए उसमें मैंने क्या बताया, केले का छिलका फेंक के मैं आगे बढ़ गया तो इफेक्ट क्या आएगा। कॉज तो मैंने किया, केले का छिलका फेंका, इफेक्ट क्या आया, पीछे देखो ओल्ड एज पर्सन गिर गया, है ना। तो ऐसी चीज यहाँ पर होनी चाहिए। कोई भी आप प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो इसके कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसे इम्पैक्ट को आपको पहले से प्रेडिक्ट करके चलना है। ठीक है, तो हमारे प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पूरा पूरा ज्ञान हो, पूरा पूरा बोध हो। ठीक है, कंटिजेंट the management principle are dependent upon the certain situation at a particular time, hence amend accordingly। देखो इसमें क्या चीज बताई है कि ये बात बताया है कि जो है ना ये वाला जो आखिर का जो फीचर बता रखा है कॉन्टिजेंट, कि मतलब ये है कि आप कोई भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि किस सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। अगर आपको लगता है कि आपने यूनिटी ऑफ कमांड ऑप्ट किया, फिर आपको लगने लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई करेंगे तो एक पर्सन के 2 बॉस होने ही चाहिए यहाँ। तो वहां पर आपने क्या काम किया, अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर दिया। ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं हम तो प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं यूनिटी ऑफ कमांड का, ये तो वही अप्लाई होगा। नहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो वहां पर आपने चेंज कर दिया। तो इसको हमने क्या बात बोली कि कॉन्टिजेंट है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। अब जैसे कोरोना समय का आया, कोरोना का समय किसको पता था कि कोरोना आएगा और ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी। तो लोगों ने अपने लीग के हिसाब से हटके काम किया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है कि कभी कोई घर पे बैठ के काम करो, पॉसिबल नहीं था, है ना। तो वो सिचुएशंस के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को अमेंड किए। तो ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स ये कभी नहीं कहते कि भाई आपके जो है फीचर्स इसके कि भाई आप हमेशा साइंस के जैसे चलो कि भाई ठीक है जो सोच लिया वही का वही होगा। वो कॉन्टिजेंट है, कल का पता नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना भी पड़ सकता है। इसका जो सीक्रेट कोड है वो ये है, प्रिंसिपल सर का नेचर
ब्रेकफास्ट में चाय और पार्ले जी, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर, तो प्रिंसिपल का ये इसका है ना, प्रिंसिपल्स के फीचर्स ने इसलिए प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर का नेचर, ठीक है, क्या है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से बिहेवियरल आ गया, सी से कॉन्टिजेंट आ गया, और एप्लीकेबल यूनिवर्सलिटी है ना। पार्ले जी का, पार्ले जो है वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, और जी का जर्नल गाइडलाइन। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे, ये सारी केस स्टडी आ जाती है, फिर आ रही है साइंटिफिक ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करूं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी बात अपन पढ़ के आए हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस क्या है। कल को वो नहीं हो तो हमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो दिक्कतों का सामना यही करना पड़ेगा कि यूटिलाइजेशन होगा और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए उसकी अपन को, है ना। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज, उनको ऑप्टिमम यूज में करना चाहिए, अपन को वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन्स दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे शुड बी गिव अ मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट। तो आपके रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे विद मिनिमम कॉस्ट। अब टेलर ने क्या सजेस्ट किया, आप प्रिंसिपल कैसे बनाया टेलर ने, मोशन स्टडी की, कि बोले टाइम की सेविंग करो, एनर्जी की सेविंग करो, इससे कॉस्ट अपने आप आपका कम आएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो क्या चीज देखी कि हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे होने चाहिए हमारे प्रिंसिपल। ये देखो, ये बोल रहे कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को कट डाउन करते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आती है सभी को, आगे बढ़ते हैं। Providing manager with the useful insight into reality. Follow these principles will increase efficiency by increasing their knowledge and understanding of managerial situation. आप प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते हो तो आपको आपकी बिजनेस की सिचुएशन की डिटेल्ड नॉलेज होती है, अंडरस्टैंड होता है मैनेजरियल सिचुएशंस को। और अब जब आपको किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो हम उसका बढ़िया तरीके से काम करते ही करते हैं, है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी एज मैनेजर कैन लीव रूटीन वर्क टू हिज जूनियर। मतलब अब देखो एक बात बताओ, आपने तो ये एग्जांपल भी देखा ही है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर है जब ऑपरेशन करने जाता है तो डॉक्टर का काम तो मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे का होता होगा। 3 घंटे पहले ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, क्यों, सारी तैयारी करते हैं, ठीक है, सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स काम में आने वाले होते हैं वो पहले से ही रखते हैं, ठीक है। जितनी भी दवाई जो एनेस्थीसिया है या बेसिक दवाइयाँ जितनी भी है वो पहले से ही दे के रखते हैं, मरीज को बिल्कुल रेडी रखते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, जो पता है, जो केवल जो वो डॉक्टर साहब वही काम करते हैं जो केवल डॉक्टर को ही करना है। तो यही तो मैनेजमेंट है कि आप उस काम को पकड़ो जिसको काम को केवल आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो रूटीन काम किसको दे दो, दूसरों को दे दो। तो रूटीन काम दूसरों को देने से क्या होता है कि मैनेजमेंट एक प्रॉपर हो जाता है और आपका काम वहां लग पाता है जहां पर बाकी बेनिफिशियल है जो, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आती है बात साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये को मैंने इसको याद करने के लिए कुछ बातें बताई थी, कुछ सोचकर बोला होगा तुमने। मतलब कहने का मतलब क्या है इसके अंदर कि आप प्रिंसिपल्स जो है ना बने हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बने हैं ना, ठीक है। थिंकिंग की होगी उन्होंने, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे, रिसर्च किए होंगे, तभी तो उन्होंने बात बोली है। ऐसा ना हवा में हाँ जी अकल से ही वाला प्रिंसिपल, ऐसे नहीं होता, फिर चाहे नुकसान हो जाए आपको, ऐसे नहीं है। बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लिए गए हैं। मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे, सो द डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड इट शुड बी टाइमली, है ना। जो भी डिसीजंस है वो टाइमली होने चाहिए, किसी ने किसी डिसीजन पर बेस्ड होने चाहिए। प्रिंसिपल हेल्प्स द मैनेजर इन टेकिंग साइंटिफिक थॉटफुल डिसीजन विच फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस, बायसनेस से फ्री होने चाहिए वो, ठीक है। मैनेजर को किस पे स्ट्रेस लेना चाहिए, लॉजिकली बात करनी चाहिए रादर देन ब्लाइंड फेथ। बेवजह का फेथ मत करो, लॉजिकली काम करो। मीटिंग चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, देखो एनवायरनमेंट कितना रेगुलरली चेंज होता है, जैसे मैंने आपको बात बताई, कोई भरोसा नहीं है। डायनामिक एनवायरनमेंट में अपन लोग काम करते हैं, भरोसा थोड़ी ना है। कल को मान लो क्या कहते हैं, जैसे अब कोरोना का बात बताई थी, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आ गया, इतने चेंजेस आते हैं, तो हमको क्या काम करना है। प्रिंसिपल्स हमें ये बात बताते हैं कि जो एनवायरमेंटल है ना सिचुएशन जो चेंज हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम करो आप। ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइन, माना कि प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइन है, दे हेल्प द मैनेजर टू मीट चेंजिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। जो भी अब जैसे KFC ने देखा कि मैं केवल नॉनवेज को अगर ले आऊंगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा, तो चेंजेस एनवायरमेंट को समझा उसने इंडिया की, और चेंजेस एनवायरमेंट को इंडिया की समझ के उसने क्या चीज ले आया, वेजिटेरियन अपने मेन्यू के अंदर वेजिटेरियन फूड भी ले आया।
तो ये चीज जरूरी है कि अपने प्रिंसिपल्स माना अच्छे हैं, गाइडलाइन आपको देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हिसाब से अडॉप्ट करो उसको। हमारे प्रिंसिपल भी यही बात बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ डेज लिमिटेड कंपनीज फोकस ऑन फुलफिलिंग द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड टू मैनेज टू परफॉर्म सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो क्या होता है कि हम सारे जो कमाई कर रहे हैं वो सोशल से कर रहे हैं। सोसाइटी है तो हम हैं, हमसे मतलब बिजनेस है, और अगर सोसाइटी नहीं होगी तो क्या बिजनेस होगा? नहीं होगा। इस यूजुअली कंपनीज इस चीज को सोचती नहीं है, तो वो मार्केट से आउट हो जाती हैं। अब रतन टाटा जी ने इन चीजों को सोचा अपनी टाटा कंपनी के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ चीजों पे सोशल जो है ना वो लगाया अपना, समझ रहे हो मेरी बात? सोशल इन्वेस्टमेंट किया, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया, कितने कैंसर हॉस्पिटल खोले, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन बन गई। उनको पता है कि मैं जब इतना कमा रहा हूं सोसाइटी से, तो सोसाइटी को कुछ देना भी तो बनता है ना। तो ये चीज है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। प्रिंसिपल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज विच इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, knowledge which is used as the basis for management training and research. Professional courses such as MBA, BBA also teach management principle as a part of their course. ठीक है। अब देखो, अब इसका सीक्रेट कोड क्या है, माई मॉम स्लीप्स ऑन फर पिलो। माई का एम जो है वो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट आ गया, मॉम मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, स्लीप साइंटिफिक डिसीजन, ऑन का ओ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एफ आ गया, और पिलो का पी से आ गया हमारा प्रोवाइडिंग विद यूजफुल इंसाइट इनटू बिजनेस, ठीक है।